बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशिम। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं आपके साथ अली आरिफ। और यकीनन उम्मीद है सीमल आपका कल का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। कल का आपको बहुत मिस किया, मुझे यकीनन आपने बहुत मिस किया होगा। लेकिन होता क्या है कि हम तो बड़ी कोशिश करते हैं जी कि किसी ना किसी तरीके से रोजाना दफ्तर टाइम पर पहुंचे, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं कि हम रहते पाकिस्तान में, जहाँ पर बिजली तो आप भूल जाए ना कि 24 घंटे आपकी आएगी, और गैस तो बिल्कुल ही भूल जाए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप नहा धो के अच्छे से बन के दफ्तर जाएंगे, तो ये तो आप बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। गैस का ना ऑफिस की मेहरबानी है, हमें सुबह सुबह कॉफी मिल जाती है। ये तो मिल जाती है। एलपीजी के सिलेंडर्स होंगे ना यहाँ पे, देखिए, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता जी कि मैं एलपीजी के सिलेंडर पर ना हो। और चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, वी अंडरस्टैंड, इट्स ओके। एनीवेज जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू। और आज के सुबह का आगाज जो है वो हम अच्छी मजे की खबरों से भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सीरियस सिनेरियोज हैं जो ओवर द डे डेवलप होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल सिनेरियोज भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पोटेंशियल रखते हैं और मुझे लगता है कि उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए ताकि इंस्पिरेशन मिले। तो उनसे भी आज आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बिल्कुल मुलाकात करवाएंगे। और साथ ही साथ कुछ मंचले जो हैं, कुछ शौकीन अफराद जो कि पसंद करते हैं बसंत मनाना, उनके लिए बड़ी जी दुखी खबर है। वो क्या खबर है वो भी आज आपको आप बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल हम शामिल कर लेते हैं टॉप न्यूज़। मरीम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को खबरदार कर दिया। कहती हैं पीछे हट जाएं वरना हकायक सामने लाएंगे। अजमत सईद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश के करता धरता है। साबिक जज ने पैनामा GIT बनाई, व्हाट्सएप कॉल की, लीगी अरकान को बुलाकर धमकियां दी। मरीम नवाज ने इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन भी मुस्तरद कर दिया। पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। ऑपोजिशन ने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया। ये इलेक्शन कमीशन में फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। वजीर आजम का पार्लिमानी पार्टी से खिताब, कहते हैं ब्रॉडशीट के मामले पर कमीशन बना दिया। सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। हुकूमत भी फ्रंट फुट पर, ब्रॉडशीट कमीशन को बेपनाह इख्तियारात देने की तैयारियां कर ली गई। कमीशन पर बहुतान तराशी, इल्जाम लगाना और हुक्म अदली जुर्म होगा। कमीशन फौजदारी कार्रवाई करने का मुजाज होगा। तनकीद या रुकावट की सूरत में तौहीन अदालत जैसी सजा तजवीज। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों से भी तहकीकात हो सकेंगी। तलबा का एहतजाज, हायर एजुकेशन कमीशन का फैसला आ गया। ऑनलाइन इम्तिहानात का फैसला यूनिवर्सिटीज पर छोड़ दिया गया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के बाद पेशावर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पर्चे लेने का फैसला। UET लाहौर का ऑन कैंपस इम्तिहान लेने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का बसंत से मुतालिक बड़ा फैसला। पंजाब भर में बसंत मनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। शहीद बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी की मेहंदी। बख्तावर ने इंस्टाग्राम पर हाथ पर मेहंदी लगाने की वीडियो शेयर कर दी। निकाह 29 जनवरी को होगा, बारात 30 जनवरी को आएगी। बिलावल का शादी पर मुबारकबाद देने वालों से इजहार तशक्कुर। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, और इसी के साथ हम एक नजर डाल लेते हैं कल होने वाली तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कौन कौन से लीडर्स जो हैं वो क्या क्या बयानात देते रहे, उसका खुलासा दिखाते हैं आपको। बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी। अपनी नालायकी, नाअहली की जिम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। ये हुकूमत खुद ही अपने खात्मे के लिए काफी, अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार है। मुसलसल वज़ीर आज़म पे ये तोहमतबाजी, बुहतान तराशी और इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मैं इन विधियों की आवाजें और चीखें सुन रही हूँ और इनको ये कहना चाहती हूँ कि ये क्या विधियाँ, क्या विधि का शोरबा। फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर जूं ऑपोजिशन की जमातें याद दिलाती हैं ECP को, PTI का एक रुकन खड़ा हो जाता है कि जी फलानी जमात का भी कर दे एहतसाब, दूसरी जमात को भी फॉरेन फंडिंग पर बुलाएं। भाई आप जिस भी जमात को बुलाएंगे वो अपना जवाब देंगे, लेकिन आपको अपना जवाब देना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम लीडर ने उस TV प्रोग्राम पर कौम के सामने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है मरदमशुमारी के हवाले से, और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे।
जी, ये तो खुलासा आपने देखा लाहौर से कराची और खैबर से पेशावर तक कल जो बातें हुई, जो सियासी बयानात दिए गए, जो अमली तौर पर काम हुआ, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक इशू जो पीडीएम की स्टैंडिंग के ऊपर उठ रहा है कि पीडीएम क्या वाकई में खत्म हो गई है। पीडीएम की सरबराही के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि मौलाना साहब शायद उसकी सरबराही छोड़ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एक और मामला जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र हो रहा है और उस पर भी रिजेक्शंस, एक्सेप्टेंस और इस तरह के बयानिए जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जी, तमाम तरह चीजें सामने आ रही हैं और यकीनन जिस तरह सीमा ने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से यकीनन ये चहमगोइयां हो रही थी कि शायद वो जो पीडीएम की क़यादत है उसको छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ रहे हैं, मगर उन्होंने तमाम तर जो बयानात है उसको मुस्तरद कर दिया है और जो मामलात हैं वो यकीनन आगे बढ़ेंगे। एहसन इकबाल साहब के हवाले से अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कल बहुत अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। यकीनन उनको अहम ही कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने जो बात की है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया जी कि हम क्यों हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि अगर ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो इसके जो इंतखाबात हैं तो नून लीग उसमें क्यों फिर जा रही है। तो उन्होंने वाज़ेह किया जी कि हम नहीं चाहते कि जी वाज़ेह बर्तरी पीटीआई को मिले और अपनी मर्जी से आइन में जो तरामीम ये चाहें कर लें। 18वीं तरमीम के खात्मे के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि जी हमें शुबा है कि पीटीआई उसका खात्मा चाहती है, तो इसलिए हम हिस्सा ले रहे हैं ताकि उनको जो वाज़ेह बर्तरी है अक्सरियत उनकी ना हो सके। बिल्कुल सही कहा है आपने। और इसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर, हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर भी उन्होंने बात की। अब उसमें आप एजुकेशन का जिक्र कर लें, सेहत का जिक्र कर लें, गरीब आदमी का जिक्र कर लें, महंगाई का जिक्र कर लें, बिल्कुल सीपैक का जिक्र कर लें, तो ये तमाम चीजें उन्होंने डिस्कस की और ये बयानात भी दिए। तो इस तमाम सिनेरियो पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी दोनों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। सर, ये जो पॉलिटिकल अप एंड डाउन चल रहा है डेली बेसिस पर, कुछ बयानात आते हैं फिर उनकी तरदीद कर दी जाती है, फिर कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जिस पर फिर करेक्शन आ जाती है। अब सबसे पहले तो हम पीडीएम की सरबराही का ही जिक्र कर लेते हैं। बहुत सी रूमर्स, बहुत सी खबरें आ रही थी कि शायद मौलाना फजलुर रहमान छोड़ रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने तरदीद कर दी कि मैं नहीं छोड़ा। बट इख्तलाफात तो पीडीएम की जमातों के अंदर वाज़े नजर आ रहे हैं। ख्याल है कि आज हम पीडीएम वाले मामले को हमेशा के लिए इसलिए खत्म कर दें कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कह दिया है कि पीडीएम खत्म, अपोजिशन उनके लिए मसला नहीं है। तो क्यों ना हम उनकी बात कुछ अर्से के लिए मान ही लें और दूसरे मसाइल जो है उन पर बात कर लिया करें। चले सर, आप अगर कहते हैं मान ही लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि वजीर आजम साहब ने कह दिया और फिर मान लिया, क्योंकि पीडीएम की स्टैंडिंग तो है इफ्तिखार साहब और अभी 31 जनवरी की डेडलाइन भी आ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप कमेंट्स जरूर करें, फिर हम मान लेते हैं आपकी बात कि इसको जरा साइड पे कर लें। कमेंट्स ये करूंगा कि देखें, कोई इत्तेहाद इसलिए तो नहीं बनाया जाता कि वो 5-6 महीने में खत्म हो जाए, और बनाने वाले जो बैठ के इतना वक्त अपना ज़ाया करते हैं तो कोई मकासद तो उनके होते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि आज जिस पीडीएम के खात्मे का तस्करा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कर रहे हैं जी, पिछले कई महीनों से पीडीएम उनके ज़ेरे बहस है। इस पीडीएम के बारे में 3-3, 4-4 मोहतरम वफाकी वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उनके खिलाफ। क्या ये हकीकत नहीं है कि एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये हकीकत नहीं है कि तमाम चीजों को पसे-पुश डालते हुए वजीर आजम ने कल फिर पीडीएम की बात की है? तो पीडीएम की जो हकीकत है वो ये है, एक ऐसा जादू है जो सर पर चढ़ के बोल रहा है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है? देखें, किसी भी तहरीक के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन वक्त बताता है कि हमारी प्रेडिक्शन में कुछ खामी है, कोई खराबी है। क्योंकि जब आप एक खाना पकाते हैं तो उसमें तमाम चीजें आपके पास अगर मौजूद भी हो, नमक, मिर्च, गरम मसाले, घी, चावल, आग, और अगर इसकी तरतीब दुरुस्त ना हो, कोई एक चीज दुरुस्त ना डाली जाए तो सारा का सारा मामला खराब हो जाता है। पीडीएम में ये है कि जहाँ से ये शुरू हुए जहाँ ये खड़े हैं, बजाय तो ये लगता है कि ये जो हंडिया है ये सिरे चढ़ती नजर नहीं आती। लेकिन जो मैंने पहले आपसे सवाल रेज किया है कि अगर पीडीएम खत्म हो गई है बकौल मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो फिर इतने महीनों से जो सारी गुफ्तगू हो रही है वो पीडीएम के हवाले से क्यों हो रही है?
बिल्कुल ठीक। यकीनन अहम नुक्ता है सर। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पीडीएम तो यकीनन पीडीएम के हवाले से तमाम तर गुफ्तगू हो रही है, लोग यकीनन ये चाहते हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जितने भी वज़रा हैं, मुआवने खुसूसी हैं, वो अवाम के सामने आए, वो बात करें कि जी हम ये मंसूबे ला रहे हैं, हम अवाम की बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं। मगर होता ये नहीं है, वो सिर्फ ये रहा है कि आते हैं और ऑपोजिशन पर बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ पीडीएम के हवाले से की जाती हैं। मगर अगर पीडीएम को देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि जहां से शुरू हुई थी, शायद लगता है आज भी वहीं पर खड़ी है, किस तरफ जा रही है, डायरेक्शन क्या है? क्योंकि बयानिए तमाम जमातों के मुख्तलिफ हैं, पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, मौलाना फजल रहमान का अपना बयानिया है, तो बयानिया ही एक नहीं है, तो फिर ये आगे जाएंगे किस तरफ? देखिए दोस्त, मेरा ये ख्याल है, जो मैं समझाऊं इस सारे बहस में, कि इब्तदाई तौर पर तो उनका ख्याल था कि पब्लिक प्रेशर को बिल्डअप करके वही सूरत पैदा करेंगे जो इमरान खान ने एक जमाने में इनके खिलाफ पैदा की थी जी। लेकिन इमरान खान ने जो सूरत पैदा की थी, अगर आपको याद हो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इकट्ठी हो गई थी, बल्कि बाकी जमातें भी, कि इस तरह पार्लियामेंट में चढ़ाई करने वालों को कबूल नहीं किया जा सकता। नतीजे में इतनी ज्यादा जद्दोजहद, इतनी कोशिश करने के बावजूद, इतना बड़ा कंटेनर, उसमें इतने अच्छे इंतजाम, रोज रात को एक महफिल को जो सजती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा पार्लियामानी निजाम पर या पार्लियामेंट के ऊपर। इलेक्शंस नहीं फैसला किया, वो फैसला अच्छा है या बुरा है, एक लंबी बहस है। पीडीएम ने जो कोशिश की वो एक कामयाबी उनको हुई कि उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे किए और उनके जलसों में मुकामी क़यादतें भी शामिल हुई, जिनको हमने पहली मर्तबा सुना जी। तो कामयाबी ये है, इसका मतलब है फेडरेशन के तमाम पॉलिटिकल जो ताकतें हैं वो इकट्ठी हो गई। दूसरी बात है, वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि पार्लियामानी निजाम के अंदर रहते ही जिद्दोजहद करनी है। अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए या ना लाया जाए, एक जी। अब इस पे डिबेट होनी है, जो उनका नेक्स्ट इजलास पीडीएम का होगा उसमें। अगर उसके बाद भी वो जलसा जुलूस तो सिर्फ वो एक बेगार है एक इस हंडिया में लगाने का, क्योंकि जलसा जुलूस यहाँ तो लाखों की तादाद में हो ना, 10-20 लाख लोग आ जाएं तो फिर वो मैटर करता है, लेकिन उससे कम जो है वो इतना मैटर नहीं करता जी। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, नो कॉन्फिडेंस है, ये बड़ी चीज ऐसी है जिसमें ये फंसेंगे और ये अभी देखिएगा क्या क्या मसाइल सामने आते हैं। मसलन मैं इस बात पे हैरान था कि कल मेरे वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया कि वो तरमीम कर लेंगे आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो मैं सोच रहा था कि वज़ीर आज़म कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना तो 2/3 उनके पास सेनेट में है, ना 2/3 उनके पास नेशनल असेंबली में है जी। और मुमकिन तौर पे सेनेट के इंतखाबात से पहले ये 2/3 मिलनी भी नहीं, तो कैसे कर लेंगे। तो आज मैंने एक बयान पढ़ा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। अब देखें, जिस मुल्क में अगर वो ये सोच रहे हैं तो पीडीएम भी वैसा ही सोच रही है। बिल्कुल ठीक। वो भी ऐसी चीज सोच रहे हैं जो नामुमकिन है, तो पीडीएम भी मुमकिन है कुछ ऐसी चीजें सोच रही हो जो बजाय नामुमकिन है। लेकिन अब वाली बात ठीक है अली और अपने से ईमेल के मामला गर्म है, लेकिन फिर वही मसला मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल जो मेरा हमेशा रोना ये होता है कि मैं कहाँ हूँ। वेयर इज इफ्तिखार अहमद, वेयर इज अली, वेयर इज ईमेल, हम कहाँ हैं? क्या हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है? हमारी गलियां साफ हैं? हमें दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी? मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, क्या वहाँ पर टाट है भी या नहीं है? आजकल सर्दियां ठंडी को सारे स्कूल खुल रहे हैं, क्या उन स्कूलों की बिल्डिंगों में टॉयलेट्स हैं या नहीं है? मेरे मसाइल हैं छोटे गरीबों वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी जी। आपका मसला ना सियासत ना कुछ और यही मसला एक आम आदमी का भी है। उसे रोटी चाहिए, खाना चाहिए, उसे बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपकी उसी बात पे वापस जाऊंगी जहां आपने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर अभी आगे एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बनने जा रहा है, नंबर गेम पूरी करना, और फिर पीडीएम क्या उस पर मुत्तहिद हो सकेगी या नहीं। अभी पीडीएम का जब आप जिक्र कर रहे थे तो उसमें अभी माशाल्लाह से बख्तावर की शादी भी आ रही है, और ऐसे कहा
कहा जाता है कि जब यकजहती हो, यूनिटी हो, तो तमाम पार्टीज बेशक नजरियात अपने मुख्तलिफ रखती हों, लेकिन मिलना मिलाना जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को इन्वाइट नहीं किया, मरियम नवाज की उनमें शादी में शिरकत भी जो है वो पॉसिबल नहीं है? तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ सेपरेट वेज हो रहे हैं? क्योंकि बहुत से तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक वो साइलेंस वॉर शायद शुरू होने वाली है। वॉर तो नहीं, बट कम्युनिकेशन गैप आ गए और अब इख्तलाफात जो है वो खुलकर सामने आएंगे। आप उस पर क्या कहते हैं? मैं इससे कहता हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो क्या वो घर उसी दिन टूट जाता है, उसी दिन डाइवोर्स हो जाती है? नहीं, अल्लाह रहम करे, ऐसे बल्लेदार तो सोच कितना मचाएं। यानी सर आपको जो इनका रिश्ता लग रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का, मुझे बाद में मैं जवाब में जी प्लीज। बल्लेदार कितनी तशबीहें सारे दें कि देखें ये आज घर से निकलते हुए खावन को बीवी दरवाजे तक नहीं छोड़नी आई। आपने देखा नहीं उसका मूड कितना खराब था, वो पीछे से वापस चलेगी। देखा खावन ने उसको बाय बाय नहीं किया। यार किन चक्रों में पड़ गए हम। मेरा सवाल यह है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर को अब ख्याल आया लोगों से मिलने का, अपने एमएनएज एमपीज का। कल उन्होंने अपनी पार्टी की वो पार्लियामेंटी पार्टी की मीटिंग बुलाई है। आप यकीन करें कि एक खातून एमएनए के कहने पे एक डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गया। और ये वो शफाफियत है, ये वो सियासत है जिसका हमें सबक पढ़ाया गया कंटेनर पे खड़े होके, और हमसे वादा किया गया कि ये जो लोग बुरे लोग हैं जो अपने जाती मकासद के लिए ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं अपनी मर्जियों के मुताबिक। तो आज जो ट्रांसफर पोस्टिंग एक डिप्टी कमिश्नर की हुई है कि मैंने क्या कहने पे, इसको मैं कहाँ पे डाइजेस्ट करूं? तो ये आप देखें, मेरा ख्याल हमें आगे जाना चाहिए थोड़ा सा। सर यकीनन आगे जाना चाहिए। जी बोलिए। जी सर यकीनन आपने ठीक कहा, आगे जाना चाहिए। और वैसे तो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी एक्सपेक्टेड है, उसमें भी देखते हैं जो करप्शन इंडेक्स है वो पाकिस्तान के हवाले से क्या कहता है। लेकिन सर माफ कीजिएगा वो उस पर आपको दुख होगा उस पर सर, उससे कोई खास उम्मीदें भी नहीं है कुछ नहीं। देखो नहीं सर, दुख तो सही कह रहे हैं, वाकई होगा क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी थी कि जी करप्शन खात्मा होगा। जो है ना ये एक रिलेटिव टर्म बन जाती है। जब आप मुझे यकीन दिलाते हो कि आप मुझे नौकरी दिलवाओगी, नौकरी अच्छी होगी, मेरे पास एक ऑफिस होगा, ऑफिस में मेरे पास एक असिस्टेंट होगा, मेरे पास किताबें होंगी, तो मैं कितना खुश होता हूँ। मैं आपको मैं वोट देता हूँ, आपके लिए मैं नारे लगाता हूँ, आपके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। लेकिन ना मुझे आप नौकरी देती हो, दफ्तर तो दूर की बात है, असिस्टेंट तो दूर की बात है। भाई आपने वादे किए हैं, मैंने नहीं वादे किए, इन्होंने वादे किए हैं। इफ्तिखार साहब, क्या आपको 2.5 साल बाद भी उम्मीद है कि वो वादे पूरे होंगे? मैं आपकी बात जानना चाहती हूँ। इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान भी, 2018 में इलेक्शन के दौरान भी आपको लगता था कि ये जो दावे, ये वादे किए जा रहे हैं, क्या वाकई आपने उम्मीदें लगा ली थी? आपको लगता था तब्दीली आएगी? जी मुझे बिल्कुल लगता था। उसकी 2 वजूहत थी। इमरान खान, नौजवान जनरेशन, इस मुल्क की नौजवान जनरेशन, और थर्ड पॉलिटिकल पार्टी का मर्ज करना। बिल्कुल। तो आपने उम्मीदें लगाई थी, तो फिर मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा डिसअपॉइंट आप होंगे आज 2.5 साल बाद। मैं डिसअपॉइंट, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं अपने इस डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कैसे करूं। अगर मैं ज्यादा तलख करता हूं तो मैं फिर लिफाफा साफी बन जाता हूं, किसी का चमचा बन जाता हूं, किसी का खुशामदी बन जाता हूं। एक किस मसले में हम फंस गए हैं, हम इख्तिलाफ करें तो हम लिफाफा साफी हैं, इख्तिलाफ ना करें तो हमारी कोई सुनता नहीं है। फीमेल और अभी इंजॉय करो। आप सुबह कम से कम मॉर्निंग में बैठ के अपने अच्छे सी कपड़े पहन के अच्छी सी हंसों के साथ आजकल लोगों से मुखातब तो होते हो। यू आर लकी पीपल, एंड अल्लाह ताला आपको और आगे लेके जाए। और फॉर गॉड सेक रोजाना कोई ना कोई एक अपने प्रोड्यूसर से, अपने मालिकान से इजाजत लेके एक नारा बना लो आखिर में कि जब प्रोग्राम खत्म करो तो एक मैसेज प्लीज दो अपने व्यूअर्स को। जी हाँ, वो मैसेज मोहल्ले के बारे में हो, गली के बारे में हो, तालीम के बारे में हो, गुर्बत के पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक फॉर यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर आप भी जाते जाते एक मैसेज दे जाइए और अपने तज्जिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए मैसेज दे जाइए, और आपकी भी कंट्रीब्यूशन जो है वो हम शामिल करें। और वो मैसेज अवाम के लिए भी सर आप बेशक दे दें, और हुकूमत वक्त के लिए भी दे दें कि अगर उन्होंने आइंदा आना है तो उनको क्या करने की जरूरत है। अभी मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात करा के ताकत मुकामी लोगों के हवाले करें। और अवाम से मेरा ये कहना है, हर शख्स
किसी न किसी सियासी पार्टी के अंदर मुस्बत तौर पे अपना किरदार अदा करे, गली में, मोहल्ले में, तहसील में, गांव में। ये कहना हम गैर जानबदार हैं, ये बहुत अफसोसनाक रवैया है। आप गैर जानबदार रहोगे, अगर 60% लोग गैर जानबदार रहेंगे और सियासत को गाली समझेंगे तो फिर मुश्किल है कि हम चीजों को हल कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ साथ वो कहीं ना कहीं तरबियत का एलिमेंट जो है वो सामने रखते हैं। लेकिन अली मैं एक पॉइंट नोटिस जरूर करना, मैंने जब हमने उनसे सवाल किया पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात का और शादी पर इनवाइट नहीं किया, तो मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने हमें मोहल्ले वाला कह दिया कि हम कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने बुलाया नहीं, वो गए नहीं, एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि उन्होंने ठीक भी है, लेकिन क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारे माशरे में पाए जाते हैं, हमारे लोग हम इस तरह से सोचते हैं, तो शायद हमने भी थोड़ा सा उस तरह से सोच लिया। लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक है जी कि हुकूमत को तो बहुत सारी चीजें ठीक करनी है, लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत सी चीजें बदलनी है। मैं एक छोटा सा नुक्ता यहाँ पे शेयर करूंगा ब्रेक से पहले। गुज़िश्ता रोज हमारा जो प्रोग्राम था आखिर क्यों, वो प्रोग्राम था इंक्रोचमेंट के ऊपर, जो कि करीम मार्केट में हुई है। वहां के ताजर कहते हैं जी अमला क्यों नहीं आता, अमला किधर है? बात बिल्कुल वैलिड है, अमला क्यों नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं जब तक अमला नहीं आएगा हम तो इंक्रोचमेंट करके। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, अपनी जिम्मेदारी कहाँ है बहैसियत शहरी की? आपको नहीं पता कि आप गलत करें? बहरहाल ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इफ्तिखार साहब, मीडिया ईयर्स एंड आईज होते हैं, और ये ईयर्स एंड आईज मीडिया से पहले मोहल्ले वाले ही होते थे। तो कोई बात नहीं अगर आपने हमें कह दिया, बट मुझे थोड़ा सा लगी है, लेकिन मुझे हंसी बड़ी आ रही है। आप महसूस ना कीजिएगा, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब बहुत सारी बात सियासत पे हो गई है, लेकिन अब मूड को कुछ बेहतर बनाते हैं, कुछ लाइटर नोट पर आते हैं। ये इस बार मतलब बात नहीं करनी कि किसको इनवाइट किया था या नहीं किया था, लेकिन हम क्योंकि बात करने जा रहे हैं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहिबा की मेहंदी के हवाले से, इस महीना के हवाले से, तो उन्होंने एक तस्वीर दी इंस्टाग्राम पर और एक मुख्तसर सी वीडियो शेयर की है। बिल्कुल, और उनके हाथों पर मेहंदी सज गई है। ये तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की हैं और काफ़ी वो एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली, और फिर उसके साथ साथ जिन्होंने उनको मेहंदी लगाई उन्होंने भी बात की। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि कुछ इवेंट्स, कुछ शादियाँ इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो हैं वो उस पर जम जाती हैं। और फिर इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि बख्तावर भुट्टो की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि वो बीबी शहीद की बेटी हैं, वो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की बेटी हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी घराना, एक बड़ी सियासी जमात, और एक अरसे के बाद इस फैमिली में ये खुशियाँ आई हैं। और उनकी शादी की जो तैयारियां हैं वो तो कुछ अरसे से जारी और सारी थी ही, लेकिन ये मनाजिर और ये कुछ मिक्स्ड तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें उनकी मंगनी की तस्वीर जो कि नवंबर में हुई थी और तभी अनाउंस कर दिया गया था कि जनवरी के एंड में उनकी शादी होगी। और अब शादी चूंकि करीब आ गई है, और आपको ये बताएं कि 30 जनवरी को उनकी रुखसती और निकाह जो है वो होगा। खुश दिखाई दे रहे हैं सब लोग और बहुत ज़्यादा इस पे एक्साइटमेंट भी शो की जा रही है, क्योंकि 29 को उनका निकाह होगा और उसके बाद 30 को रुखसती होगी और बारात होगी। बिलावल भुट्टो ने भी सब शादी की मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा किया है। फिर उन्होंने थोड़ी सी, अली मुझे फिर कहेंगे कि आपने ये क्यों मेंशन किया, बट आई वुड से कि उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं सब लोगों को नहीं बुला सका। और ये बात आई थिंक थोड़ा बहुत समझ भी आती है कि कोविड की वजह से जब लिमिटेड शादी करनी है, और हमने इतलात के मुताबिक ये भी बताया था कि इस शादी में करीबन 300 के करीब गेस्ट आएंगे, जिसको बहुत ही लिमिटाइज किया गया है, एक लंबी लिस्ट को बहुत ज़्यादा श्रिंक करके गिने चुने लोगों को बुलाया गया है। बट उन्होंने माजरत भी की इस चीज़ के ऊपर कि मैं सब लोगों को इनवाइट नहीं कर सका, लेकिन सब लोग दुआओं में याद रखें। एंड मेरे ख्याल से बड़ापन भी यही होता है कि विश कर देना चाहिए और बड़ेपन का इजहार करना चाहिए। और जो ख़ास तौर पर बेटियां सबकी सांझी होती हैं, एक बात कही जाती है, तो बेटियों के नसीब अच्छे हों, ये दुआ तो जनरली किसी को भी दे देनी चाहिए। बिल्कुल, सबको देनी चाहिए। और अगेन आपने जिक्र क्योंकि कर दिया कि बिलावल भुट्टो साहब ने इसकी वजाहत की है बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा है कि मैं सबको इनवाइट नहीं कर सका, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सॉरी मैं आपकी वाली बात दोबारा छेड़ रहा हूँ, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एटलीस्ट उन लोगों को, एक दो लोगों को, ठीक है कोविड की वजह से मसले हैं, जो वेरी क्लोज, जो आजकल हैं आपके अलायंस में शामिल, उनको
लग रहा था कि आप इन्वाइट करेंगे, लेकिन नहीं किया। और खासतौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जैसे हमने देखा कि मरीम नवाज और बिलावल दे वर वेरी क्लोज, वो लंचेस भी हो रहे थे, डिनर्स भी हो रहे थे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान हो, वो चाहे जलसों के दौरान हो, तो ऐसा लग रहा था एंड इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि वो इन्वाइटेड होंगे या मौलाना फजल रहमान एक बात और एक पैगाम दे दिया गया शायद कि जो हमारा अलायंस है, जो हमारा इकट्ठ है, वो सिर्फ सियासी है, सिर्फ सियासी है, जस्ट ऑफिशियल। बिल्कुल, ये सिर्फ सियासी है और सियासत से हटकर हमारा, अगर आप सोच रहे हैं किसी किस्म का कोई ताल्लुक है, मेल मिलाप है, तो शायद ये भी पैगाम वाजे कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इतनी बड़े एक इवेंट पर ही आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों को, तो इससे ये बात तो एटलीस्ट वाजे हो जाती है। लेकिन मैं कहूंगी कि चलें, लेट्स नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स ऑन सच इवेंट्स। जब एक खुशी का मौका है तो फिर उसको एंजॉय ही करना चाहिए और खुशी के मौके के तौर पर ही लेना चाहिए। सो कांग्रेचुलेशंस टू बख्तावर भुट्टो इन एडवांस एंड अल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छे नसीब करे, अल्लाह ताला तमाम बेटियों के, तमाम लड़कियों के बहुत अच्छे नसीब करे और ये दुआ हम लोग करते हैं। इसी के साथ आगे भी बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज़म के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की जो तारीफ है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों, लेकिन आलमी सतह पर हो रही है और उसकी कुछ वजूहात हैं भी। देखें, यकीनन मोटरवेज ज़रूरी हैं, ऑरेंज ट्रेन भी ज़रूरी है, मेट्रो भी ज़रूरी है, मगर जो माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर फोकस बहुत से लोगों ने नहीं किया, बहुत से सियासतदानों ने नहीं किया, मगर इमरान खान साहब ने किया, इसको सराहना भी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत आप अली मुझे अभी ब्रेक में ना थोड़ा सा कहेंगे कि आप बाइस हो जाती हैं और आपने कहा कि मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों कह रही हैं। मैंने ये बात सिर्फ इस वजह से बोली क्योंकि ऑलरेडी ये केस अदालत में चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सी इर्रेगुलरिटीज सामने आ रही हैं। जितने पैसे इस मंसूबे के लिए मुख्तस किए गए, जितने पैसे इस मंसूबे के लिए खर्च किए गए, उसके आधे भी ग्राउंड रियलिटी पर नहीं लगे। मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, एक एक दरख्त को किस कदर महंगा करके गवर्नमेंट के खजाने से पैसे लिए गए, मेरे लिए वो मैटर करता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यकीनन ये सब कुछ हुआ है, खुर्द-बुर्द भी हुई है, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट ये दरख्त लगाए गए। उसके बाद ये सब कुछ भी हुआ कि दरख्त काट काट के बेचे भी गए, कोई पूछने वाला नहीं है कहां पर गए, क्यों गए। यकीनन ये भी एक मसला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दरख्त लगाए गए माहौल को बेहतर बनाने के लिए। आलमी सतह पर अब क्योंकि तारीफ की गई है, ये भी आपको बता दें, यहाँ पर भी शायद सीमल को थोड़ा सा एतराज आएगा कि जिन्होंने बात की है उनमें कितनी ऑब्वियसली अली कुछ डिफरेंस तो आया है और ये सोच जो है अब ये अप्रिशिएटेड कि माहौल को बेहतर बनाना है और ग्रीनरी, 1 पर्सन 1 ट्री प्रोजेक्ट, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, तो बेसिकली इसके पीछे जो आइडिया है वी रियली अप्रिशिएटेड। लेकिन ये क्या हुआ कि करप्शन नहीं करेंगे, आपके सबसे मेन प्रोजेक्ट में करप्शन, इर्रेगुलरिटीज, आप प्लीज ना जाए समझ नहीं आते। मुझे फिर जो मेरी दुखती रग पर आप ना हाथ रख देती हैं जब करप्शन की आप बात करती हैं, क्योंकि करप्शन के हवाले से हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। कहा जाता है जी इतने सालों का बिगाड़ हम कैसे 5 साल में ठीक कर दें, अभी जो 3 साल होने को है उसमें कैसे ठीक कर देते। चले आप वो ना करें, पाकिस्तान पूरा बिल्कुल बेहतरीन ना हो जाए, अमेरिका के लेवल पर ना चला जाए, हम ये नहीं चाह रहे। बट आपने जो वादा किया था कि करप्शन का खात्मा होगा, आप बाहर जाके इदारों में देखें क्या कुछ हो रहा है, कितनी करप्शन हो रही है, छोटे छोटे इदारे, छोटा छोटा जो अफसर है वो भी कितनी करप्शन कर रहा है। खैर अब करप्शन की आपने जिक्र छेड़ दिया था, अभी हम बात करें जी क्योंकि बिलियन ट्री के हवाले से, तो आपको बताएं जी मुआवरे खुसूसी हैं डॉक्टर शहबाज गिल वजीर आजम साहब के। उनका कहना है कि वजीर आजम के बिलियन ट्री मंसूबे से माहौल में हकीकी तब्दीली आना शुरू हो गई है। नॉर्वे के सफीर है और उन्होंने इस बात का एतराफ किया है और उन्होंने इस तब्दीली के हवाले से तारीफ भी की है। और तफसीलात के मुताबिक आपको ये बताएं, डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर के ऊपर अपना एक बयान दिया और कहा कि नॉर्वे के सफीर ने वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 6 साल में बिलियन ट्री मंसूबे से माहौल में हकीकी तौर पर तब्दीली आना शुरू हुई है। सियासतदान आइंदा इलेक्शन का सोचता है, लीडर आइंदा नस्ल के मुस्तकबिल का जामिन होता है। वज़ीर आज़म ने अपने फैसलों से साबित किया कि वो आलमी लीडर हैं। मसला कश्मीर पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना हो, अफगान अमरीका अमन मुज़ाकरात हो, और आज दुनिया पाकिस्तान की जानिब जब देखती है तो इसका क्रेडिट शहबाज गिल साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुल पाकिस्तान 10 पर सेनेट पनामा, पेंट हाउस पार्ट्स और करप्शन के गढ़ के तौर पर जाना जाता था और आज एक अच्छा इमेज है। तो शहबाज गिल साहब थोड़े से अपने फैक्ट्स क्लियर कर लें कि अच्छा इमेज नहीं है और आपकी अपनी ही पार्टी के लोग खास तौर पर जब करप्शन और सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई, हम बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, यकीनन बहुत सी चीजें बेहतर करने की जरूरत भी है। जिस तरह से उन्होंने जिक्र
जिक्र किया कि जी कश्मीर के हवाले से तवज्जो मबजूल कराई, तवज्जो तो मबजूल कराई, मगर क्या कोई बाकायदा किसी का स्टैंड भी सामने आया है कश्मीर को लेकर? अभी तक नहीं आया, हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द आ जाए। लेकिन शीरी मजारी की अगर हम बात कर लें, यानी हुकूमती वज़रा खुद ये बात कर रहे हैं कि शायद हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अभी मजीद बेहतर करने की, काफ़ी बेहतर करने की ज़रूरत है। जो वज़ीर आज़म ने एक बयानिया लेकर वो चले थे कश्मीर के हवाले से और दीगर इशूज़ पर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, लेकिन फॉरेन ऑफिस उसको मेंटेन नहीं कर पाया और इसकी बात यकीनन खुद वज़रा भी कर रहे हैं, तो इसमें भी गुंजाइश है। और वज़रा के अंदर फिर आपस में बैशिंग शुरू हो जाती है। आपको याद है शीरी मज़ारी के इस बयान पर फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से और खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी और जो वज़रा उस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने रिएक्शन दिया। और कल की फुटेज आपने देखी है, कल जो एक तनाज़ा सामने आया कि पार्लिमानी इजलास के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग देनी थी, शिबली फराज साहब और शहबाज गिल साहब जब उस कॉरिडोर में से गुजर रहे थे प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए, और सहाफियों के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि उनकी आपस में बहस हो रही थी कि ये एग्जैक्ट वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, और आपस में ये बहस कर रहे थे कि प्रेस ब्रीफिंग मैंने देनी है, और फिर फराज साहब, शिबली फराज साहब नाराज होकर वहां से चले गए और शहबाज गिल एकदम से कंफ्यूज हो गए क्योंकि कैमराज ऑन थे और वो तमाम कॉन्वर्सेशन, वो तमाम कम्युनिकेशन की ऑन रिकॉर्ड थी। लेकिन ये तो मसले मसाइल हैं जी। और इस वीडियो के बाद आई थिंक शहबाज गिल साहब अब इसको डिनाई नहीं कर सकेंगे। आपको ये भी पता है कि जब भी मीडिया पर खबर चलती है कि वज़रा में इख्तलाफात हो गए, काबीना मीटिंग में बहस हो गई, तो सबसे पहले शहबाज गिल साहब ट्वीट करते थे कि आपको ये खबर किसने दी। ऐसा नहीं होता। ये भी बड़ी एक अफसोस की बात है कि पीटीआई तब्दीली की जमात में कहा जाता था, जिसको मैं एतराफ करता हूँ इस बात का, मीडिया पे एतराफ, कैमरे पे एतराफ करता हूँ कि मैंने वोट दिया था तब्दीली को। लेकिन ये बड़ा एक मसला है ना, जिसपे कहा जाता था जी हम अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको सियासत में नहीं लाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो तो नहीं हुआ, मगर तमाम तक जितने दोस्त थे ना वो सारे आ गए किसी ना किसी ओहदे पर। अगर कोई इलेक्ट नहीं भी हुआ तो उसे सिलेक्ट कर लिया गया मुआवने खुसूसी के तौर पर। आप जुल्फी बुखारी को उठा के देख लें, आप सेहत के जो है डॉक्टर साहब, उनको डॉक्टर सुल्तान साहब को उठा के देख लें, फैसल सुल्तान कॉम्पिटेंट भी है, बहुत से ऐसे कॉम्पिटेंट लोग भी हैं। लेकिन बट स्टिल हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो बातें करते थे आप उन पर पूरा उतर रहे नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब को आप उठा के देख लें, ये पीटीआई के हक में काफी नारे लगाते थे मीडिया पे बैठ के, और इसके बाद इनको माशाल्लाह से एक अच्छा ओहदा मिल गया। तो पंजाब से फेडरल में चले गए। आपको याद है पंजाब में इनके ऊपर इल्जाम था कि ये कायम मकाम वजीर आला के तौर पर एक्ट करते हैं। जब इनको यहाँ से ले जाया गया और फेडरल में जाकर मामले खसूसी बन गए। मसले तो बड़े हैं, सिर्फ इतना सा है कि जुरिडिक्शंस तय नहीं है। आपने कुछ ना कुछ करना है, आपने प्रोमिनेंट रहना है, उसके लिए आप अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर बैशिंग शुरू कर दें, अपनी ही पार्टी के लोगों से इख्तलाफ कर लें, आप प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी जो है वो मुझे समझ नहीं आती। और तब्दीली जो कहा जाता था जी कि तब्दीली होगी, कि तब्दीली किस चीज की तब्दीली है कि आपकी पार्टी में से अगर कोई उठ के बात कर दे कि हमारी जमात या हमारी हुकूमत की ये जो पॉलिसी है ये ठीक नहीं है, इसे ठीक होना चाहिए, उसको अगले दिन शौकत जारी कर दिया जाता है कि भैया ये बात वज़ीर आज़म साहब ने खुद की एक इजलास की जब पूरी मीटिंग और मिनट्स सामने आए तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पार्टी की पॉलिसीज को ऑनरशिप नहीं लेगा वो घर चला जाए। जिसके फौरन बाद मतलब कोई गलत भी नहीं कह सकता, आपको ये भी नहीं गलत भी नहीं कह सकता, और उसके फौरन बाद कुछ रेजिग्नेशंस आए भी जिसको हमने डिस्कस भी किया था। बहरहाल जी ये तमाम सिनेरियो जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिकली कभी कभी ऐसी लाइटर चीजें जो हैं वो भी सामने आ जाती हैं, जिसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाती है या बात करने का लोगों को मौका भी मिल जाता है कि हम जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन और आगे बढ़ते हैं, कोरोना की सिचुएशन के ऊपर लेते हैं कि मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना के अदादो शुमार किया जा रहे हैं। तो 24 घंटों में आपको बताएं कि कोरोना से 64 अफराद इंतकाल कर गए और हलाकतों की मजमूई तादाद 11,514 हो गई है। बिल्कुल जी, एक रोज में 1,910 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जबकि मुल्क भर में सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,94,000 बताई जा रही है। 578 इसके अलावा मजीद अफराद हैं जो कि सेहतयाब हुए हैं। शहरों की बात की जाए तो 299 मरीज अभी तक वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी यकीनन हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल है जी कोरोना के हवाले से, और सिर्फ एक ही पैगाम अभी भी आवाम को देने की जरूरत है, वो है एहतियात, एहतियात और एहतियात। क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन तो हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, लेकिन दैट इज वेरी स्मार्ट एंड पीपल आर वेरी स्मार्ट एज वेल। क्योंकि होता क्या है कि एसओपीज का तो कह दिया गया है, इंप्लीमेंट नहीं कराया जा रहा। जिस तरह से बाकी मुल्कों में हम देखते हैं कि फिर हुकूमत कह देती है जी कि हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, लेकिन बाकी मुल्कों में भी इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। अवाम कहीं की इतनी अच्छी नहीं है कि खुद से अमल करे। फाइन्स हैं, मतलब आप यूरोप वाली साइड पर देख लें तो आप ज्यादा दूर ना जाएं, दुबई चले जाएं, दुबई चले जाएं, वहां पे आपको 3,000 दिरहम फाइन है जी अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ। वो अलग बात है कि आपको एक दो दफा वार्न भी वो कर देते हैं, लेकिन वो रवैया देखते हैं। लेकिन अगर फिर वही बात है कि हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं, प्यारे हैं, वहां पे जो रहते हैं,
वो फिर अमल भी तो कर रहे हैं ना, वो अमल भी कर रहे हैं। फिर ये बात नहीं है कि शायद हम नहीं अमल करना चाहते, करवाने वाले करवा लेते हैं, लेकिन हमने अमल किस तरह से करवाना है। खैर स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन हम खुद से अगर चीजें ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। सारी उम्मीदें सिर्फ हुकूमत से ना लगाएं, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ होता है हमारे किसी प्यारे को कोरोना की वजह से, अगर वो इफेक्ट होता है तो वो जो नुकसान अगर होता है खुदा न ख्वास्ता उसका अजाला बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम? एहतियात कर सकते हैं। एहतियात कर सकते हैं, बिल्कुल। और एहतियात के साथ साथ चूंकि अब वैक्सीन भी आ रही है और आपने दुबई का जिक्र भी कर दिया है, तो दुबई से आपको खबर सुनाते हैं जी। कोरोना वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है उन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है जी, चूंकि वैक्सीन का अब सिलसिला शुरू हो गया है, तो वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने वाले अफराद के लिए दुबई में रेस्टोरेंट्स मालिकान ने खसूसी डिस्काउंट्स का ऐलान कर दिया। यानी कि आप जाकर अगर दिखाएंगे कि यूर वैक्सीनेटेड तो आपको उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट। और अब आप सोच रहे होंगे जी, देखिए पाकिस्तानी अवाम सोच रही होगी कितना डिस्काउंट है, लगवाए ना लगवाए हैं, देखिए कितना डिस्काउंट है। तो ये भी आपको बताया था जी कि 2 इसकी खुराक है इस वैक्सीन की। पहली खुराक अगर आप लेंगे तो वो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, दूसरी लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये इनका बस नहीं अब चलेगा कि हम इकट्ठी दोनों ले लें और बस 20% डिस्काउंट है वो किसी तरीके से अवेल कर लें। और ये वैसे दिस इज वेरी गुड पॉलिसी, हुकूमत ने यकीनन कुछ सोच के इसको लाए होंगे कि जी देखें अवाम में ना एक दिलचस्पी वैक्सीन के वाले से आ जाएगी और लालच भी थोड़ा सा आ जाएगा, अवेयरनेस भी और लालच भी थोड़ा सा दे दिया ना साथ ही साथ, क्योंकि बहुत से लोग हम देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे भी ऐसे हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत को यहाँ पर भी कॉल इट लालच, ये इंसेंटिव है कि इफ यू गेट वैक्सीनेटेड तो आपको लालच लग रही होगी। आई वुड से इट्स इंसेंटिव। अगर मैंने करा ली है और मैं जाके किसी रेस्टोरेंट से डिस्काउंट लूंगी तो वो मेरा इंसेंटिव। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही पाकिस्तान में भी वैक्सीन दस्तयाब होती है, क्योंकि अभी शायद थोड़ा सा टाइम लगे मजीद, जैसे ही पाकिस्तान में वैक्सीन आती है तो हुकूमत को भी चाहिए होगा कि थोड़ा सा इस तरीके से कोई पॉलिसी बनाए, इस तरह से कुछ प्लान करें, सोचें कि किस तरीके से अवाम को इस तरफ लाया जा सकता है। क्योंकि बहुत से हम पहले भी ये चीजें डिस्कस करते हैं, बहुत से लोग, बहुत सी अवाम अभी भी हेजिटेट करती है, हिचकिचाती है कि वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो अलग बात है कि अभी वैक्सीन जो है पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, मगर जैसे ही पाकिस्तान में वैक्सीन जो है दस्तयाब होगी, उम्मीद है कि सारे लोग, सारे पाकिस्तानी, तमाम तर पाकिस्तानी इस वैक्सीन की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं वैक्सीनेशन करवाते तो आपकी वजह से कोई दूसरा इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल दूसरा इफेक्ट हो सकता है। एंड इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप, कि आप अगर ओनरशिप लेंगे और आपका अपना डिसीजन होगा वैक्सीन लगवाने का, तो अब यकीन जानिए कि अब हमारी जो बॉडी की साइंस है ना वो भी ऐसे है कि इफ यू ओन समथिंग एंड यू वांट समथिंग, तो आपकी जो विल पावर है, वो इम्यूनिटी है, वो खुद ब खुद नेचुरली आपका दिमाग ऐसे स्टिमुलेटर्स जो है वो छोड़ता है आपकी बॉडी के अंदर कि खुद ब खुद बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, वाह मैंने कितनी साइंस की बहुत ज्यादा साइंस लगा और मैंने लेकिन कोशिश की है कि मैं इनको समझा दूं। आपको समझ आई है ना? मुझे बिल्कुल आपकी साइंस समझ आ गई, इनको भी आ गई होगी, लेकिन अभी जिसको नहीं आई उसको ब्रेक में समझा देते हैं। तो छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अली मुझे एक बात बताएं। जी जी पूछिए। आपको बाइक्स चलाने का शौक है? बाइक चलाने का शौक था एक वक्त में, अब नहीं है। अच्छा, उसके बाद हेवी बाइक चलाने का शौक है? हाँ, हेवी बाइक चलाने का शौक है। मुझे खुशी है ना, एक्साइटमेंट, ये मैं हमेशा मतलब लड़कों के चेहरों पर नोटिस करती हूँ कि उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है और हेवी बाइक्स को लेकर बड़ा शौक। आपने कहा लड़कों को बड़ा शौक होता है, लड़कियों को वैसे शौक बस पीछे बैठने का होता है, चलाने का नहीं? आई थिंक नहीं होता, मुझे नहीं है। मैंने बाइक चलाई भी है, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल होंगी तो मैंने नहीं चलाई। इसकी एक वजह ये भी है कि हेवी बाइक या बाइक को बस, मैं नॉर्मल बाइक की बात करिए, हेवी बाइक तो मैं हिला लूं, बड़ी बात है, वो इतनी हेवी है। मर्द के साथ जोड़ दिया गया ना कि शायद ये मर्द नहीं चलाएंगे और मर्दों के लिए है, और खास तौर पे हमारे माशरे में। बट आई फील सो प्राउड कि अब हम ग्रो कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, कि हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि हमारी सड़कों पर, वो कराची हो, लाहौर हो, खवातीन स्कूटीज या मोटरसाइकिल्स चलाते हुए इंडिपेंडेंट फील करती हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट फील करती हैं, और उसके लिए उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि हम अब उस तरफ जा रहे हैं कि चीजें, हालात जो है अब बहुत बेहतर हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस इस हवाले से आ रही है कि जी हाँ जी, लड़कियां भी चला सकती हैं। अच्छा, आप ये जो फुटेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लग रहा है कि कोई लड़का चला रहा है? खूबसूरत सी, प्यारी सी, नाजुक सी लड़की चला रही है ये बाइक। जी ये बाइक, ये कैसे? ये कैसे भाई? ये तो मैंने कभी नहीं चलाई, ये कैसे? आपको भी चलवाते हैं फिर। अभी कोशिश करते हैं कि आप भी जो है ना वो हेवी बाइक चला के दिखाएं हमें, कैसे कि आप इनसे अच्छा चलाते हैं या नहीं चलाते। जिम्मेदार मैं, आपकी बाइक की जिम्मेदार आप, ठीक है? तनवीर भट्टी साहिबा हैं जी,
क्यूट सी, बड़ी नाजुक सी ये लड़की हैं और इनका शौक है और ये हैवी बाइक चलाती हैं, सड़कों पर दौड़ती फिरती नजर आती हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये चलाती हैं। मैंने तो एक दफा जिंदगी में शायद हैवी बाइक की राइड ली थी और अब यकीन जाने में पीछे बैठी हुई थी और मैं बस आयतल कुर्सी पढ़ रही थी कि बस अभी ये और तनवीर हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो जितने आपके सवाल हैं आप उनसे पूछ लीजिए। वहाँ हमारे बात कर लेते हैं। तनवीर खानम भट्टी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करने के लिए, और सलाम है जी आपको। जिस तरीके से आप दौड़ा रही हैं ये हैवी बाइक, मतलब सीमल ने कहा मैं तो सोच भी नहीं सकती, और मैं अपना भी बता दूं कि मैं सोच सकता हूं लेकिन मैंने चलाई नहीं है। वैसे कभी हिम्मत चाहिए बहुत इसके लिए, क्योंकि आपको हमेशा जहन में एक डर होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आप गिर गए तो जिस तरह की चोट आएगी वो क्या होगा। तो आपके जहन में कभी ये डर आया नहीं है, और कैसे आपका जहन इस तरफ कैसे आया कि मुझे हैवी बाइक चलानी है? Thank you so much for inviting me. बचपन से ही बहुत शौक था। I know it's very heavy, एक आपको शौक होता है वो उसका कोई मोल नहीं है। तो मैंने बचपन से ही मैं मूवीज वगैरह देखती थी, तो उसमें मुझे काफी शौक हो गया था कि मुझे हैवी बाइक चलानी है। इवन यहाँ पाकिस्तान में इतना ज्यादा लड़कियों को मैंने देखा नहीं है हैवी बाइक चलाते हुए, लेकिन मुझे मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लाइक कि कोई और लड़की ना कर सके। और जो लड़कियां बाइक चलाती हैं और नॉर्मल बाइक भी उनसे मे भी नहीं चलती, लड़कियों के हवाले से अगर मैं देखूं तो इतना लड़कियां जो है नॉर्मल बाइक भी चलाते हुए कतराती हैं, बहुत डरती हैं। इवन साइकिल में भी उनको चलाने में काफी प्रैक्टिस और बैलेंस की बहुत जरूरत होती है, उसके बाद वो बाइक पे आते हैं। बिल्कुल। अच्छा तनवीर, आपने ये बात सही की और मैंने हाथ भी खड़ा कर दिया था कि आपने कहा लड़कियां बाइक चलाते हुए डरती हैं, तो मैं उन लड़कियों में शामिल हूं कि मुझे लगता है मैं गाड़ी बड़ी अच्छी चला लेती हूं लेकिन बाइक शायद नहीं चला सकूंगी। और जो बाइक राइड का मैं जिक्र कर रही थी अली, यकीन जानिए मुझे एकदम फिर से वो याद आ गई है कि हालांकि इट वाज़न्ट ऑन फुल स्पीड लेकिन मैं डर रही थी, लिटरली डर रही थी। सो ये हिम्मत आपको कहाँ से आई तनवीर? पहले तो मुझे ये बताइए, इतनी हैवी होती है बाइक, आप उसको हिला कैसे लेती हैं? चलाना तो दूर की बात। एक्चुअली जी एक्चुअली इट्स लाइक ऑल अबाउट अ बैलेंस। ओके, जब आप उसके ऊपर आपको कमांड, बैलेंस पे कमांड हो जाती है, देन आप जैसे स्टार्ट करते हैं बाइक को तो वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाती है। मेन थिंग उसकी ये होती है कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए। और इवन जाहिर सी बात है वो बाकी जो 70s होती हैं, 150 होती है, 125 होती है, बाकी काफी ऐसी बाइक्स हैं जो वो भी काफी हैवी होती है, लेकिन उसको चलाने के लिए लाइक जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस की जरूरत होती है। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जब उसके साथ यूज्ड हो जाते हैं तो फिर आपको लाइक बहुत एंजॉय करते हैं आप। ठीक है, यूज्ड टू हो जाए तो आप चला भी सकते हैं और साथ में चलाने के साथ एंजॉय भी करते हैं। अगर आप देखें तो लड़के बहुत कतराते हैं इतनी हेवी बाइक चलाने। इवन जब मैं चलाती हूँ हेवी बाइक तो लोग मुझे काफी अप्रिशिएट करते हैं, और जो हमारी टीम के बॉयज हैं वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह इस तरह जाहिर सी बात है। बिल्कुल जी, और करना भी चाहिए तनवीर। उसकी ना एक वजह ये भी है कि जिस तरह से सीमल ने भी कहा कि मैं तो जब देखती थी जी बाइक चलते हुए तो मुझे डर लगता है देख के, और मैं ज़्यादा स्पीड पर उसके साथ बैठ भी नहीं सकती। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा ना माहौल का बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर और मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना आसपास के आम है, जिस तरह लड़के बाइक चला रहे हैं उस तरह लड़कियां भी आम बाइक चला रही हैं, तो शायद वो एक जो स्टिग्मा है, जो सोच है वो तब्दील हो जाए, शायद खवातीन भी उसी तरीके से आम तौर पर बाइक चलाना शुरू कर दें, लेकिन उस तरह से है नहीं। मुझे आप ये बताएं तनवीर कि आपने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि पहले लड़कियां नहीं करती थी या पहले लड़कियों ने नहीं किया। मैं कुछ ऐसा करने के लिए मैंने फिर बाइक का शौक था, मैं बाइक चलाना शुरू किया, हैवी बाइक चलाना शुरू की। अब आप कितना मोटिवेट करती हैं दूसरी लड़कियों को? आपको आसपास कोई दोस्त वगैरह आके कहती है कि जी मुझे भी बाइक चलानी है, इंस्पायर करती हैं? अब आप चाहती हैं कि मजीद लड़कियां भी आएं इस तरफ, बाइक हैवी बाइक नहीं तो चले बाइक या स्कूटी चलाया करें, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाएं इन देयर ओन फॉर देयर ओन वर्क। जी बिल्कुल। मेरी जो काफी फ्रेंड्स हैं, इवन जहाँ पे मैं लाइक जॉब भी करती हूँ वहाँ पर भी मुझे काफी मतलब गर्ल्स जो हैं वो काफी वो वकअप करती है और वो बहुत खुश होती है, और वो मुझे ऐसे भी कहती हैं कि हमें भी आप राइड पे लेके चलें, और आप हमें लाइक ऐसे समझ ले कि वो चाहती हैं कि ना हमें चक्कर दे, हमें आपके साथ बाइक पे भी जाना है। और काफी जब से मैंने ये बाइकिंग स्टार्ट की है हैवी बाइक,
तो गर्ल्स में काफी शौक पैदा हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो देखती हैं मुझे कि एक लड़की होके जिक्सर चला रही है, इतनी हेवी बाइक चला रही है, तो उनको भी अंदर से शौक पैदा हुआ। और इवन मुझे वो बोलती भी हैं कि आप हमें सिखाएं, और मैं इस पे लाइक उनको पॉजिटिव ही जवाब देती हूँ कि बिल्कुल आप जरूर आना चाहिए, बिल्कुल। और आई थिंक उनको मेरी नीड होती है। जी जी, आई थिंक ये मोटिवेशन है। मैं सिखा देती हूँ, आप बाइक ले हाँ, ये ठीक है। अच्छा तनवीर, मुझे ये कहिएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि हैवी बाइकर्स जो होते हैं, और नॉर्मली ये चूंकि जरूरत नहीं लेकिन शौक होता है लोगों का, लड़कों और लड़कियों दोनों का, और आपका भी शौक ही था, तो ये ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट जो वीकेंड्स के ऊपर निकलते हैं और पूरा राइड लेते हैं और एक ट्रैक सेट करते हैं। सो लड़कियों के तो ग्रुप्स नहीं होंगे। सो आर यू कंफर्टेबल अपने ग्रुप में जहाँ पे यू आर दी ओनली गर्ल? हैदराबाद बात, मैं वैसे हैदराबाद से हूँ, और यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो इस तरह हमारा अपना एक ग्रुप है जिसके हम वीकेंड पे ही जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आप ट्रैफिक में तो चला नहीं सकते इतनी हेवी बाइक, क्योंकि उसमें स्पीड होती है और वो काफी हेवी होती है, उनको संभालना भी होता है। इस तरह ट्रैफिक में हम नहीं जा सकते, और हम अपने वीकेंड्स पे जाते हैं, राइड पे अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, ताकि रोड भी थोड़े साफ होते हैं और वहां पर ट्रैफिक कम होती है, तो उसमें चलाने में अपना ही एक मतलब फैन होता है कि उसको बहुत, मैं इवन जो वो हेवी बाइक चलाए, इवन मैं उन भी चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं और 70 चला रही हैं, तो मैं उनको भी कहूंगी कि आप, अगर आपके अंदर शौक है तो आप अपना जरूर पूरा करें, क्योंकि दुनिया में ऐसी काफी चीजें हैं कि जो इम्पॉसिबल नहीं है, आप पॉसिबल है, वो मतलब इम्पॉसिबल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर सच्ची लगन है, आपका दिल कहता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो करना भी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि तनवीर के लॉन्गेस्ट रूट कौन सा था? लंबे सफर पर कभी गई हैं खुद बाइक चलाकर अभी तक? एक्चुअली मैं अपने फादर के साथ गई थी यहाँ हैदराबाद टू कराची, और कराची से फिर हम वापस भी बाइक पर ही आए थे, और दैट वाज रियली वेरी फन। वैसे तो लोग कहते हैं कि हम क्या कहते हैं वो उनको अपनी ज्यादा अपने फादर के साथ जाना, और ये, और मुझे अपने फादर की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। इवन मैंने उनको ये आइडिया दिया था कि हम कहीं लॉन्ग रूट पे चलते हैं, कराची टू हैदराबाद टू कराची, और कराची टू आगे भी हमें जाना था, लेकिन कुछ मौसम वगैरह अच्छा खराब हो गया था, तो हम बिल्कुल सही तनवीर। और वो जिसे कहते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे अब्बा जी के साथ आप कराची से होकर आई, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट चीज कोई नहीं हो सकती, और फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन तनवीर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इवन मुझे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट जरूरी भी बहुत है। जैसे ही हम कराची से पहुंचे, और इवन पापा ने मुझे ही कहा कि राइड बाइक जो है आप राइड करेंगी, और उसके बाद तो आपको पता चलेगा कि इस तरह अगर आप कभी लॉन्ग रूट पे खुद जाएंगी अपने टीम के साथ, या तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज होंगी, तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया उस हवाले से, और मुझे बहुत मजा आया पापा के साथ। और जबरदस्त, इस तरह मैं इंशाल्लाह अभी और भी प्लानिंग कि हम और आगे जाएं और सितारों से जहां आगे और भी हैं। ऑल्दो आपने अपने पैशन और शौक से ये शुरू किया, लेकिन हम वी रियली अप्रिशिएट योर करेज, और एक मैसेज कि किस तरह से लड़कियां अगर अपना पैशन फॉलो करें और फैमिली सपोर्ट करें तो वो उस चीज को अचीव कर सकती हैं। तनवीर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिल्कुल अचीव कर सकती हैं, और इसमें एक चीज अगेन मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि सपोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए लड़कों का तो ये होता है, लड़कों का पता होता है इन्होंने जो करना है वो कर लेना है, लेकिन लड़कियों ने अगर कुछ करना होता है तो उनको घर की सपोर्ट चाहिए होती है। तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि फादर की बहुत सपोर्ट है, तो घर की सपोर्ट हो तभी ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये कि ये शौक महंगा है, लेकिन एक चीज अच्छी है कि इनको देख के बहुत सी लड़कियां, उन्होंने जिस तरह से कहा, ये सोचती होंगी कि जी मैं भी ये कर सकती हूँ। हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं हैवी बाइक नहीं तो दूसरी बाइक चला सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, मुझे किसी भाई के, शौहर की, वालिद साहब के टाइम की जरूरत नहीं होगी, मैं अपने काम खुद भी कर सकती हूँ। एनीवेज जी, मुसलसल बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो गया, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और जिस तरह से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि फेस्टिविटी की बात होती है तो बसंत का जिक्र ज़रूर होता है, मगर अब कई साल गुजर गए, बसंत का जिक्र नहीं होता है। What is your best memory of बसंत? मुझे ये बताइए। या बेस्ट मेमोरी ऑफ बसंत ये है कि अपने मामू के साथ, अपनी खालाओं के साथ छत पर इकट्ठे, तमाम तर फैमिलियाँ जो हैं इकट्ठे होना, उनका
बारबेक्यू एक तरफ चल रहे होना है ना, और दूसरी तरफ साउंड सिस्टम भी चल रहे होना, सबने ढूंढ के अपने येलो कपड़े ऑरेंज कपड़े पहनने। नहीं हमें लड़कियों के मसले हैं कि कपड़े किस रंग के पहने, बाहर बरसात बोलती है बाहर को एंजॉय करना। हमारी दिलचस्पी होती थी जी कि एक तो खाने में ऑब्वियसली, लेकिन सबसे ज्यादा ऑब्वियसली पतंगबाजी में। अच्छा, मुझे म्यूजिक स्पेशल गाने आते थे, आपको याद है? बसंत के ऊपर बेस्ड हमारे सिंगर्स गाने जो है वो रिलीज करते थे, और मुझे वो गाना बार बार याद आ रहा है, पतंगबाज सजना से बड़े और गाने रिलीज होते थे। और आपकी सिर्फ ये कपड़ों की आपने बात की, येलो कपड़े नहीं, मेहंदियां भी लगती थी और बड़ा कुछ होता था, पूरी एक फेस्टिविटी होती थी, मैचिंग चूड़ियां और सारा कुछ। और इससे बहुत सारे, ये हमारा शौक तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोगों का रोजगार भी वाबस्ता था। बहुत से लोगों के घर के चूल्हे इसी कारोबार से चल रहे थे, और अभी भी बहुत सारे लोग पुरुमीद थे अभी इस फैसले के आने से पहले तक कि शायद इस बार बसंत हो जाएगी। मगर हुकूमत पंजाब ने, आपको बताते चले जी, कि वाज़े तौर पर बता दिया है कि सूबे भर में बसंत मनाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। और तफसीलात थोड़ी सी आपको बताते चले कि वजीर कानून पंजाब राजा बशारत और वजीर आला उस्मान बुज़दार के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें ये अहम फैसला जो है वो सामने आया। और किसी को भी पतंगबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी, और ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि पूरे पंजाब में होगा। लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग, इवन मेरे कजन्स और मेरे भाई फैसलाबाद गए बसंत मनाने, क्योंकि फैसलाबाद में उन्होंने बसंत मनाई। की बात ये है कि पहले भी मना थी और इस दफा भी मनाएंगे, इस दफा भी मनाएंगे, होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, होगी कुछ इलाकों में, मखसूस इलाकों में होगी। अच्छा, वो अभी भी होता है, मुझे नहीं समझ आती ये इतना खूबसूरत इवेंट, इतना कलरफुल इवेंट कब डेडली बन गया, जिसके बाद गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी पड़ी। और फिर उम्मीदें एग्जैक्टली, लेकिन फिर उम्मीदें हमने ये लगा ली कि ये गवर्नमेंट जो बार बार फेस्टिवल्स की बात करती थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, लिमिटेड एरिया के अंदर बसंत की इजाजत होगी, लोग पिकनिक और जिनको ये शौक है वो वहां जाकर इसको ना सिर्फ सेलिब्रेट कर सकेंगे बल्कि लोगों का कारोबार भी चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और कहा जा रहा है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा इस बार अगर फरवरी में पंजाब भर में कहीं पर भी बसंत। लेकिन सख्त एक्शन जो पहले से लॉज मौजूद है उनकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, इंक्रोचमेंट को ले लें, प्राइस हाइक को ले लें, मसनूई महंगाई को देख लें, उनके खिलाफ कितनी कोई कार्रवाई हो जाती है ये भी हमारे सामने है। खैर, हमारे साथ मौजूद है जी इस वक्त सदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख सलीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये फैसला आया जी पंजाब हुकूमत की तरफ से कि बसंत इस बार भी नहीं मनाई जाएगी, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ये हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम जिन लोगों के जो कल्चर है, जो फेस्टिवल है, उसको बहाल करेंगे, और ये का जो इनका फैसला है ये बहुत महसूस है। इससे ये जाहिर होता है इसमें और पिछले साबका हुकूमत में क्या फर्क रह गया। वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खुल्ला खराब वर्जी कर रहे थे, और ये भी इसी डगर पे चल पड़े हैं। सर, अहकाम क्या है कोर्ट की तरफ से? जी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर है, अहकाम आता है कि बसंत को उनको जो कानून है उसके मुताबिक आप फेस्टिवल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन पिछली हुकूमत भी इसको नजरअंदाज कर रही थी, इन्होंने भी इसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। शेख साहब, मेरे इल्म में तो ऐसा डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और इस तरह का डिसीजन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं ना फिर इस हुकूमत के इस डिसीजन को। जी, हमने चैलेंज किया हुआ है, कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। शेख साहब, ये कहिएगा, बसंत जैसे कि एक फेस्टिवल है और इसमें हमने बहुत एंजॉय भी किया बचपन में, हर साल ये पूरा भरपूर तरीके से पाकिस्तान भर में मनाया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर पाबंदी लगने के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। जब कातिल डोर आना शुरू हो गई, जब केमिकल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, शीशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बाज भी नहीं आते ये लोग, और वही ये आप ही की इंडस्ट्री है, आप ही के लोग हैं जो बनाते हैं, जो मेकर्स हैं बेसिकली, उन्होंने भी खराब किया। क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि गलती हुई है मेकर्स की तरफ से भी, पतंग बनाने वालों की तरफ से? कोई गलती अगर कोई होती है किसी से तो उसका काम है सलाह करना। अब उन्होंने जो कानून बना लिया था उस पर कभी इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया है, कभी अमल हुआ है, कभी उन्होंने इसको संजीदगी से नोट किया है कि लाखों लोगों का रोजगार था, और जो फेस्टिवल था ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल था, और इसको मनाने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अभी मैं जो नहीं, पूरे शहर की ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। 2 दिन के लिए मोटर बाइक पे पाबंदी नहीं लगा सकते, कंसीना नहीं लगा सकते, लेकिन वो बात वो आ रही है कि बिल्ली के गले में गारंटी कौन बांधेगा।
जो डगर पिछली हुकूमत की थी वो इसी पे चाहते हैं। मतलब आपके मुतालबात ये थे कि ये फेस्टिवल कराया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा तौर पर आपकी तरफ से कोई प्लानिंग भी दी गई थी कि 2 दिन अगर हम फेस्टिवल करते हैं बाइक्स पर पाबंदी लगा दी जाए, जिस तरह से आपने एक मिसाल दी कि जब मैच भी होता है लाहौर में तो हर तरफ जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक नजर आती है। अच्छा ये बताइएगा आपकी तरफ से ऐसी कोई अश्योरिटी दी गई थी हुकूमत को कि जी हम इस चीज पर कड़ी नजर रखेंगे कि ऐसी डोर ना बने जिससे लोगों की जान जाए, लोगों की जान को खतरा हो? कोई अश्योरिटी ऐसी दी गई थी आपकी तरफ से? जी एक बार नहीं कई बार ये अश्योरिटी दी गई है, बल्कि PCSI से हमने वो स्ट्रेंथ भी मुकर्रर करा रखी है धागे की जो इसमें मुकर्रर यूज होता है। तो उन्होंने कभी इसको संजीदगी से लिया ही नहीं है, कभी उन्होंने संजीदगी हमसे मीटिंग की नहीं। हम हर साल इनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। 13 साल हो चुके हैं हमें इस मसले में, लोगों को रोजगार खो दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पतंगबाजी हो जाती है। हम बंदी के दौरान पतंगबाजी करने के सख्त मुखालिफ है, हमने कभी इसकी हिमायत नहीं की। लेकिन जहाँ हमें 15 दिन मिलते हैं, कानून हमें 15 दिन की इजाजत देता है, वहाँ तो हमारा राइट बनता है ना कि ये कानून पे अमल दरामद करें। कानून पे इम्प्लीमेंट कराना किसका काम? लेकिन शेख साहब उन्होंने तमाम तजावीज, तमाम सिफारिशात मुस्तरद कर दी और अब ये कहा कि सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में कहीं बसंत नहीं होगी, पर्चे होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की। क्या चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट? आप गवर्नमेंट से किसी नुमाइंदे से जाकर मिलें, अपनी ये मुतालिबात सामने रखें, लोगों की जो बसंत मनाना चाहते हैं उनकी नुमाइंदगी करें कि कुछ ना कुछ तो पॉसिबल हल होगा ना। आप लिमिटेड जगह पर जा करने की इजाजत दे दें या जो भी आपने जिस तरह से भी पॉसिबल बनाना है। हमने नुमाइंदों से मिले थे, जो ये बात हुई है ना, उन्होंने अपना शुरू किया, तो ये इसी सिलसिले की कड़ी है जी। हमने रिक्वेस्ट की थी कि अपने जश्न बहारा का ऐलान करना है मार्च के पहले हफ्ते में जी। तो हमें भी इजाजत दी थी कि वो जश्न बहारा बना इसलिए था कि बसंत के लिए की वजह से जश्न बहारा बना था जी। अब ये जश्न बहारा बनाएंगे वो इस तरह होगा कि बगैर दूल्हे को कोई बारात जा रही है, फीका फीका का जश्न बहारा होगा। ये बगैर दूल्हे के बारात तो कई सालों से जारी है शेख साहब, बहुत अरसा हो गया बसंत पे पाबंदी। जी हम तो हर साल कोशिश करते हैं, हर साल तो मौके मिलते करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी इसको शेख सलीम साहब ये बताइए कितने लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है और ये भी बताइएगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है जब ये फेस्टिवल होता है? क्योंकि दुनिया भर में हमसाया ममालिक में आप देख लें बड़े हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इसको मनाते हैं और वसी पैमाने पर मनाया जाता है और सिर्फ वहाँ के मकामी लोग नहीं मनाते हैं, फॉरेनर्स आते हैं बाकायदा तौर पर इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है फेस्टिवल की? जिसका रेवेन्यू का अंदाजा ये लगा लेंगे 5 स्टार होटल में ना, इसकी बालकोनी में वो गद्दे लगे थे, एक्स्ट्रा रूम कहीं नहीं मिलता था। अगर इसका एक बार करा लेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। मोटरवे जो आने वाले रास्ते हैं एंट्रीज हैं, उससे आप टोल प्लाजा से अंदाजा कर सकते हैं। वो जो बाहर से फॉरेन लोगों में कई सालों से वो नहीं आ रहे पाकिस्तान के, बसंत नहीं हो रही और हम जब बसंत होगी उस वक्त जाएंगे। और खान साहब का विजन भी था कि अपने सियाहत और कल्चर को फरोग दे रहे हैं, ये उसका विजन की क्या कदर कर रहे हैं? ये तो लोकल इंतजामिया का काम है ना। हम सार काम खान साहब का विजन तो नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका काम है कि अकोमोडेट करना, लोगों के रोजगार का ख्याल रखना और ये जो रेवेन्यू की बात की ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, जिसका अल्टीमेटली फायदा जब मुकामी लोगों को होता है, कारोबारों में होता है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज या फील्ड्स में होता है, तो अल्टीमेट फायदा ऑब्वियसली पाकिस्तान का होता है, इकोनॉमी भी बेहतर होती है। एंड इट वाज दैट बिग इवेंट जो अभी तक मिसिंग है कई सालों से। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अली, लोग बड़ा मिस करते हैं बसंत के फेस्टिवल को, जैसे मैं और आप अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे थे, लोग भी सोचते हैं और इंटरव्यू भी रखते हैं। आपको पता ना कितने वोकल हैं हमारी आवाम, अब बताना चाहते हैं कि उनका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हमने भी लोगों से बात की है कि बसंत पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो देख लेते हैं जी। फैमिलीज के साथ इंटरटेनमेंट करता है, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि हुकूमत को कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि ये जो जानलेवा जो मामला जो है ना, इस पे वो अपना नज़रसानी करें। जी, बसंत का जो त्यौहार है वो लाजमी होना चाहिए। एक इंटरटेनमेंट हो जाती है तो हर बंदा परेशानी में मुब्तला है, ठीक है, एक लोगों को इंटरटेनमेंट का वो बहाना मिल जाता है। बसंत होनी चाहिए, याद क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए।
नाले खुशियां मनावांगे, नाले भंगड़े पावांगे, नाले रात इंजॉय करांगे। बसंत एक बहुत अच्छा इवेंट था जिससे हमारी होटलिंग वगैरह चलती थी, हमारे एक्सपोर्टर के कुछ ऑर्डर होते थे, बाहर से मेहमान आते थे, हमारा सारा खाने पीने का सारा सिलसिला चलता था। बसंत एक अच्छा फेस्टिवल है, एंजॉय करते हैं लोग, होनी चाहिए। धागा इस्तेमाल करें जो मतलब कि लाइट डोर होती है। घर में जश्न मनाया जा सकता है, घर में गैदरिंग करके अपने बहन भाई जो कि इतने अरसे से मुलाकात नहीं होती क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं। बसंत भाईजान नहीं होनी चाहिए क्योंकि बसंत होती है ना डोरा फिरदी है। बसंत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े कीमती जाना ने, ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੰਗਾਂ ਵੱਲ तो नीचे देखते नहीं। भाई बसंत को मनाना चाहिए लेकिन केमिकल से नहीं, डोर से मनाना चाहिए। मनानी चाहिए, हुकूमत को चाहिए किसी एक दिन इधर अनाउंस कर दे कि भाई तुसी छुट्टी अनाउंस कर दी जाए तो लोग खुल के बसंत मनाने इंजॉय करें। बसंत बड़ा अच्छा त्यौहार से होना चाहिए साड़ी जो मौसम चेंज होंगे तो बसंत मनाई जाती सी, लेकिन जो केमिकल डोर आई है जदों दी उदों मसले मसाइल बहुत सारे पैदा हो गए हैं। पंजाब की ये बहुत पुरानी रवायत है, लेकिन इसमें ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि दाती डोर पे और केमिकल डोर पे पाबंदी लगाए। कोई अलग फेस्टिवल के तौर पे मनाई जाती है ना, तो इसका एक तरीकेकार से मनाई जाए ना, फिर तो सही है कि एक इलाका है यहाँ पे पतंग उड़ रही है और ये अलग इलाका है यहाँ पे जो है ना, जैसे अरबी मनाते हैं, रेगिस्तानों में जाते हैं जहाँ के पतंगे उड़ाते हैं, फेस्टिवल पूरा ग्रो जाता है, पर लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह थोड़ी होता है। बसंत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये शहरदारी होती है। जब बसंत मनाई जाती है तो तब बहुत सारे हादसा होते हैं। अगर बसंत मनाना भी चाहते हैं तो ओपन एरिया हो। मेरे ख्याल में तो बसंत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में जो भी काम होते हैं ना इस तरह के, उसमें ज़्यादा नुकसान ही होता है, क्योंकि अब हालात कुछ इस तरह के आ गए हैं कि लोग एक दूसरे के दुख तकलीफ को तो समझते नहीं हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। अब वो पुराने खिनी जो पहले हम खेलते थे और कितने मज़े से गुल्ली डंडे और ये और वो, जिससे हम लेयर टाइम कह सकते हैं कि हम अपना गुजारते थे और उसमें अपना टाइम स्पेंड करते थे, अब कुछ ऐसा रहा नहीं है। तो कम से कम बसंती जो पुरानी चली आ रही है उसका एक ट्रेंड चलता आ रहा है, उसको नहीं ख़त्म करना चाहिए। हमारे यहाँ पे लोगों को हर एक जो त्यौहार वगैरह आता है उसके अंदर वो शीशे वाली धाती तारों का इस्तेमाल आ जाता है, लागतबाजी आ जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी जानी नुकसान होता है। तो अगर एक भी जान का नुकसान होता है तो इट्स नॉट वर्थ इट। कोई एक जगह सेट कर दें फाइनल कि इस जगह पे करें, और अदरवाइज जो हर घर में हो रही होती है और रोड पे लोग उड़ा रहे होते हैं, उससे बड़ा खतरा है, उससे हादसा होते हैं, लोगों की गर्दनें कटती हैं। ये कि सबसे पहले जो है वो सेफ्टी जो है वो फर्स्ट है हमारे लिए। तो कोई ऐसी जगह पे जाके बसंत बनाएं जहाँ पे यानी कि इंसान की ज़िंदगी को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। शुरू से बसंत हमने सेलिब्रेट की है, एक अच्छा त्यौहार है, फैमिलीज़ को इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन एहतियात भी करनी चाहिए। पतंग उड़ानी चाहिए, लेकिन बसंत मनाना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें मांझे में धार होती है, लोगों के गले वगैरह कट जाते हैं। कि हमारी इस कौम ने ना बड़े दुख सहे हैं, तो इसे खुशी का मौका को फराहम करना चाहें तो कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए, लेकिन उसके लिए मखसूस प्लेस हो तो ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो यकीनन सामने आया है। अच्छा, इसमें हमें बहुत सी चीज़ें अब देखनी पड़ेगी। अब बहुत से अच्छे मशवरे भी लोगों की तरफ से दिए गए हैं, जैसे कि आप किसी एक एरिया को मुख्तस कर दें कि आप इस जगह पर पता है इस पर बात हुई भी थी, हाँ, छांगा मांगा की सिफारिशात आई थी कि वहां जाकर बसंत बात भी हुई थी। उसके बाद ये भी हुआ था, ये भी कुछ सामने मशवरे आए थे कि तजावीज़ आई थी कि आप ये कर सकते हैं कि आप 1 या 2 दिन के लिए बाइक पर बैन लगा दें, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरह से आप SOPs पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं इंतजामिया, फिर वही बात है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉसिबिलिटी नहीं रहती तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि इजियर वे ऑप्ट कर लें, और इजियर वे होता है कि पाबंदी लगा। हाँ, पाबंदी इजियर वे यही है यकीनन ऑब्वियसली हुकूमत के लिए, लेकिन मसला ये है ना कि अगर हुकूमत इजाजत देती है सपोज और खुदा न खास्ता कोई इसकी वजह से हादसा हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर ये तो हुकूमत के गले पड़ जाएगी पतंग, तो इसलिए फिर वो मेरा ख्याल सेफ प्ले कर रहे हैं। लिमिटेड एरिया में अगर आप परमिशन दे दें तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट आई थिंक इस साल ये भी पॉसिबल नहीं था। कराने को बड़ा कुछ कराया जा सकता है, लेकिन उसमें काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। इंतजामिया मेरे जहन में घूम रहा था, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रही थी कि फिर ऐसे लगेगा कि शायद मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूँ, लेकिन बात वही है कि इफ यू वांट टू मेक इट पॉसिबल तो हर चीज पॉसिबल होती है और आप उसको सेफ एंड साउंड तरीके से भी पॉसिबल बना सकते हैं। बट आई थिंक इस साल मैं ये थोड़ा सा एक पॉइंट जरूर रेज कर दूंगी कि इस साल बसंत पर पाबंदी इस वजह से भी लगी क्योंकि कोविड का सिनेरियो चल रहा है और फेस्टिवल्स उस तरह से गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। मैं इस तरफ नहीं आऊंगा, इस तरफ बात नहीं करूंगा, बाहर जो गैदरिंग्स हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, तो आप ये तो नुक्ता
प्लीज ना दें कि जी कोविड की वजह से। वैसे हमें देना चाहिए, अब सबको एहतियात के कहना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से इम्प्लीमेंट भी करवा रही है गवर्नमेंट या इंतजामिया, मेरे से इस बारे में ना, उस पे बड़ा ही सवाल है। एनीवेज मैं आपसे बात नहीं करती और हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको थोड़ा सा क्रिकेट की दुनिया से भी अपडेट दे देते हैं, जहां पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के पहले टेस्ट का आज तीसरा रोज है। और इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं फवाद आलम के लिए बिल्कुल जी तालियां बनती हैं, क्या जबरदस्त फॉर्म में है, बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्म भी किया जी। सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है, 220 गेंदों पर उन्होंने 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपनी सेंचुरी जड़ी है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि जी ये उनके टेस्ट करियर की तीसरी और होम ग्राउंड पर पहली सेंचुरी है। 109 रन उन्होंने टोटल बनाए थे, जिसके बाद वो आउट हुए। तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 100 रन की बर्तरी भी हासिल कर ली। अभी अपडेटेड जो आपको स्कोर हम बताएं जी, 100 स्कोर की यकीनन 100 रन की लीड हो गई है। और हसन अली इस वक्त 25 रन उन्होंने बनाए हैं, वो और वो यकीनन क्रीज पर मौजूद आउट हो गए। ओहो, आउट हो गए जी। लेकिन टेल एंडर्स भी यकीनन अच्छी बात है कि जी खड़े हुए थे, स्टे कर रहे थे और लीड उन्होंने दी है पाकिस्तान को। 100 की लीड अब आ गई है। 126 वेरी एग्जैक्ट, यस 126 की लीड है और 346 स्कोर है। और कल मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी कि अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका, बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, बाबर, अब वही बात है ना, देखें जल्दी चलेगा, अच्छे प्लेयर, कप्तान भी बना दिया, प्रेशर, सारी चीजें टीम को लेकर चल रहा है, फिर आपको फिर डिसअपॉइंट भी आप होते हैं। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये कह रहे थे कि उन जिस गेंद पर वो आउट हुए, कोई भी अच्छा प्लेयर उस पर आउट हो सकता था। इट वाज अ गुड बॉल। सो अब दोनों साइड पर ऑब्वियसली प्लेयर्स खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस देनी है। बट फवाद आलम को 10 साल आउट रखने वालों के लिए ये एक बड़ा सवालिया निशान था कि फवाद आलम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। और आपकी सिलेक्शन पॉलिसीज जो है, प्लीज उसको विजिट जरूर कर लें। आपकी वजह से कोई जो है वो एक लंबा अरसा अपने करियर से आउट रह, वो तो आए दिन तो कुछ ना कुछ रिविजिट हो ही रहा होता है वैसे पीसीबी के अंदर। लेकिन आपने क्योंकि तज्जिये की बात की थी, तो हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उनका तज्जिया इस मैच पर जरूर लेंगे। सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दोनों को थैंक यू सो मच मिर्जा इकबाल साहब। आज तीसरा रोज और 126 रन की लीड हो गई पाकिस्तान के पास, क्या कहेंगे आप? अगर तो पाकिस्तान की इस मैच पर गिरफ्त मजबूत हो चुकी है, क्योंकि जब 33 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे पहले दिन, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाएगा या बहुत दबाव में आएगा। लेकिन जिस तरह आप दोनों फवाद आलम की बात कर रहे थे कि 11 साल 8 महीने और कुछ दिन तक वो पाकिस्तानी टीम 2009 में वो जब डनीजन टेस्ट खेले थे, उसके बाद से वो पाकिस्तानी टीम से बाहर रहे। तो अब उसके नवंबर 2009 से और फिर उसके बाद वो अगस्त 2019 में पाकिस्तानी टीम में वापस आए, अगस्त 2020 में, और अब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इस बात का सबूत फराहम किया कि जो भी चीफ सेलेक्टर थे, चाहे वो मोहसिन खान हो, चाहे वो मिसबाहुल हक हो, चाहे वो कुछ जितने भी चीफ से इंजमामुल हक हो, मोहम्मद इलियास हो, सबने फवाद आलम को यकसे नजरअंदाज किया। लेकिन उनकी आप डिटर्मिनेशन को देखें, उनके जहनी तौर पर मजबूत होने को देखें, आसामी तौर पर वो बड़े मजबूत है और उन्होंने फाइट किया और वो वापस आए और कल उन्होंने एंड आई थिंक इकबाल साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच अ जेंटलमैन के इन 10 सालों में भी वो किसी स्कैंडल का हिस्सा नहीं बने, कोई मीडिया कंट्रोवर्सी नहीं उन्होंने की, कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि मुझे क्यों बाहर बैठाया या क्यों नहीं बैठाया। एंड नाउ ही इज प्रूवन कि ही इज अ गुड प्लेयर एज वेल। तो ये तो पूरा फवाद आलम पैकेज हो गया जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ और नाम भी सामने आए हैं, जैसे फहीम अशरफ, मुझे लग रहा है कि फहीम अशरफ ने बिल्कुल जी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 68 यानी 68 स्कोर उन्होंने किया है। तो सर, क्या आपको लगता है कि एक मिसिंग लिंक जो था, जो चाहिए था हमें गेम के अंदर, वो शायद हमें मिल गया है? देखिए, अभी इट विल बी टू अर्ली टू से, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ भी उन्होंने बैटिंग की, लेकिन बेसिकली ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। उन्हें अपनी बॉलिंग को प्रूव करना होगा। बैटिंग में तो वो रन कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी किए, लेकिन बॉलिंग के शोबे में फहीम अशरफ जो है वो उस तरह से विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए जैसे माजी में अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, अजहर महमूद हुआ करते थे। तो ही विल हैव टू इंप्रूव हिज बॉलिंग। बिल्कुल सही। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी बताइएगा, ये 4th इनिंग जब
होगी और आगे बढ़ेगा टेस्ट मैच जिसका हम पर्टिकुलरली जिक्र कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के लिए आसान होगा चेस करना? और ये जो लीड अब 126 की आ गई है, जो अब शायद थोड़ी सी और भी बढ़ जाए जाते जाते तक, क्या हम अब आराम से कह सकते हैं कि हम ये मैच जीत जाएंगे या अभी भी चांसेस वीक हो सकते हैं? देखिए सीमल, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो ये लीड पाकिस्तान की काफी लीड है। अगर पाकिस्तान की इस लीड को देखें, 133 रन की लीड हो गई है पाकिस्तान की। और साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग करेगी, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची की पिच जहां पहले दिन 14 विकेट अब आउट हो गई, आसान हो गई है। मुश्किल होगा क्योंकि हमारा बॉलिंग, अगर आप देखें, सिवाय के जो परफॉर्म कर रहे हैं वही मशहूर तो यार शाह तो यार अगर साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को जो है परेशान करते तो हमारे लिए तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली फाइट करेगा अपनी टीम में। साउथ अफ्रीका डेफिनेटली फाइट करेगा और मुश्किल तो होगा, लेकिन हमारे बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको आगे लेकर चलें। मिर्जा इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। माजरत के साथ इन पर सिग्नल्स का कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही थी। बिल्कुल जी, आवाज ब्रेक कर रही थी। और सर ने कहा अब देखना यकीनन ये सीमल अगले मैच में हमें किसका सहारा चाहिए होगा, क्योंकि स्पिनर्स ने यकीनन एक अच्छा किरदार अदा किया। यासिर शाह की बात कर ले, हमारे डेब्यू प्लेयर की बात कर ले, नुमान की, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। यकीन यही देखना पड़ेगा। अब वैसे भी कराची में टेस्ट मैचेस की बात की जाए, पाकिस्तान का रिकॉर्ड कराची की पिच पर अच्छा ही रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ कुछ इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस में जो क्रिटिक है वो थोड़ा लीड पे चले गए, तो मुझे जैसी क्रिटिक भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगी। एनीवेज जी, इसी के साथ हम एक और सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे जो गुज़श्ता कई दिनों से और पिछले 4 से 5 दिनों में तो ज्यादा हाइप पकड़ गया, जो सोशल मीडिया से शुरू हुआ, फिर ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट पर आया और उसके बाद अब AGC और जो इजलास हुआ VCs के दरमियान, उसके बाद डिसीजन भी आया। मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किए, तोड़ फोड़ भी की, कुछ गुंडा अनासर भी उसमें शामिल हो गए जिन्होंने इस पूरी सिचुएशन से फायदा उठाया और इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश। कहा भी नहीं जा सकता कि वो अनासर किसकी तरफ से थे, वो वाकई स्टूडेंट्स थे या वो कोई बीच में लोग आ गए थे किसी और की पार्टी की तरफ से। ये इस पर भी एक डिबेट हो सकती है, लेकिन जिनको हम हमेशा शरपसंद अनासर कहते हैं और ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ना यकीनन प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सारे पहले टॉप ट्रेंड रहा, उसके बाद ऑन ग्राउंड जिस तरह से आपने कहा ये सारे प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज को यकीनन उनके मुतालबात मानने पड़े, प्रेशर इतना बिल्ड हो गया और कुछ ने नहीं भी माने। लेकिन ना मुझे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे, इख्तिलाफ भी करेंगे, लेकिन मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया। मुझे लॉजिक नहीं समझ आया कि क्योंकि जी पढ़ाया ऑनलाइन था तो एग्जाम भी ऑनलाइन हो। देखें जी, क्या इन्होंने पढ़ा था ऑनलाइन और आपको वो टाइम याद है अली कि ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर किस कदर सीरीज चली थी प्रोटेस्ट की कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। बहरहाल इन तमाम सिचुएशंस पर हम बात करेंगे कि अब यूनिवर्सिटीज के ऊपर है कि वो एग्जाम कैसे लेते हैं और AGC ने भी कह दिया है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज तो मान गई हैं और ऑनलाइन एग्जाम लेंगी भी, क्योंकि ऑलरेडी ये एक प्रोसेस चल भी रहा था। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का था जो ऑलरेडी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर थी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे UET लाहौर ने ये कह दिया कि हम ऑन कैंपस ही लेंगे, हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे। दिस इज अ सीरियस सॉर्ट ऑफ अ जॉब। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, हमारे एजुकेशन रिपोर्टर जो बड़ी कमांड रखते हैं इसके ऊपर, डॉक्टर अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। आप खुद भी टीचर हैं और एजुकेशन बीट भी है आपकी और बड़े सालों से आप पढ़ भी रहे हैं और माशाल्लाह आपकी PhD भी हो गई। स्टूडेंट्स का असल मसला क्या है, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे और अली को तो समझ नहीं आ रही है इनकी बिल्कुल भी डिमांड, मुझे तो लॉजिकल ही नहीं लगता। हो सकता है सर कि कोई ना कोई रीजन हो, मुझे अभी तक नहीं पता चला, ये समझ में नहीं आई, आप बता दें। बड़ी सादा सी रीजन है, स्टूडेंट्स हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो डायरेक्ट उनके ग्रेड्स के लिए बेनिफिशियल हो और उनके ग्रेड्स को बेहतर करें, और वो ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं तो उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं होता जब आप ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं। हमारे यहाँ भी वो सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए, तो इसलिए उस ऑनलाइन एग्जाम्स के जरिए से हम चीटिंग करेंगे और चीटिंग करके हम अच्छे ग्रेड्स हासिल कर लेंगे। एक तो मेजर रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि आप देखें इन प्रोटेस्ट का जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिलखसूस लाहौर में जो हो रहे हैं, उसका मरकज़ा आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये खदशात हैं उनके तलबा को कि अगर हम फिजिकल एग्जाम देते हैं तो हमें फेल कर दिया गया,
क्योंकि हमने उस तरह से पढ़ा नहीं है। अगर फेल हो गए तो हमें दोबारा सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ेगी। अगर हम फेल नहीं होते हमारे ग्रेड्स खराब हो सकते हैं। जब ग्रेड्स खराब होंगे तो ओवरऑल सीजीपीए के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का तो ये पेश नजर है, मेरी उनसे बातचीत हुई है क्योंकि मैं उनके प्रोटेस्ट कवर भी करता हूं। ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन की ऑनलाइन एग्जाम्स की जो पॉलिसी है वो बहुत सख्त है। अच्छा। और कल भी एचईसी ने दोबारा से कैटेगोरिकली, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद और पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने एचईसी से ये मुतालबा किया कि आप इस मौजूदा बहरान के दौरान कैटेगोरिकली जो है वो बताएं कि यूनिवर्सिटीज क्या करें। एचईसी अपनी उसी पॉलिसी पे स्ट्रिक्ट है आज जो उसने कोविड-19 के दौरान लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में इशू की थी कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी, लेकिन उसकी भी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आप कनेक्टिविटी के इशू सॉर्ट आउट करेंगे, आपके पास ये सहूलियात होनी चाहिए, आप बच्चों को पढ़ने के लिए टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो सारा कुछ है, फिर ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लेकिन ये कंपलसरी था कि एग्जाम्स फिजिकल होंगे, एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होंगे। पहले बता दिया गया। एचईसी ने पहली पॉलिसी जारी की। कल फिर एचईसी ने यही कहा है कि हम आपको बाउंड नहीं कर रहे, हम आपको इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। हाँ, हम इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स लें, लेकिन ये उसके शराइत हैं, इन शराइत के तहत लें। शराइत क्या, ये भी प्लीज शराइत उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तमाम स्टूडेंट्स एक सेकंड, ये तमाम स्टूडेंट्स सुन लें, ये मैं अनाउंसमेंट कर रही हूं कि ये तमाम शराइत हैं ऑनलाइन एग्जाम्स की। फिर आप खुद सोचें कि क्या वाकई आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। जी, ऑनलाइन एग्जाम्स में पहली शर्त एचईसी ने कल भी अपनी प्रेस रिलीज में भी और स्टेटमेंट में ये कहा कि यूनिवर्सिटीज इस बात को इंश्योर करेंगी कि जो तालिब इल्म ऑनलाइन पेपर हल कर रहा है, खास तौर पर जो उसका सब्जेक्टिव पोर्शन है। यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव तो होता है, तो बहुत लिमिटेड होता है। तो वो सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन के अंदर जो जवाबात वो ऑनलाइन दर्ज कर रहा है, क्या वो जवाबात उसने इंटरनेट से तो नहीं उठाए। उसको चेक करने के लिए एचईसी ने तकरीबन तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को एक प्लेजरिज्म का जो चेक करने का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसको हम टर्निटिन कहते हैं। उस टर्निटिन के अंदर यूनिवर्सिटियां पाबंद होंगी, उस जवाब को चेक करेंगे, अगर वो प्लेजराइज्ड हो गया तो वो उसके 0 मार्क्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के माइंड में किसी हद तक ये है कि अगर उनके पास इंटरनेट की उस वक्त तक रसाई होगी, अगर साथ में एक और सिस्टम पड़ा है उससे वो इंटरनेट से जवाब हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। अगर टर्निटिन के अंदर उनके जवाब दाखिल कर दिए गए और वो ऑन रिकॉर्ड होंगे, वो प्लेजरिज्म साबित हो गया, तो उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे। एक तो ये कंडीशन एचईसी ने लगाई है कि ये लाजमी होनी चाहिए। ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। दूसरा जो ग्लोबल प्रैक्टिस है, ग्लोबल प्रैक्टिस ये है, उसको हम कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो एचईसी ने कहा है आप ओपन बुक एग्जाम भी ले सकते हैं। ओपन बुक क्या है? एक किताब है, मिसाल के तौर पे 500 सफ़ात की किताब है, ये 3 बुक्स हैं। आप स्टूडेंट्स को कहता है टीचर कि मेरा ये पेपर इन 3 किताबों में से आएगा, क्या आएगा ये नहीं पता। ठीक है, आपके पास ये मार्जिन है कि उस किताब को देख के आप जवाबात दे सकते हैं। अब वो इस तरह ओपन बुक के इम्तिहान होते हैं, बिलखसूस एमफिल सतह पर लिए जाते हैं। वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो पेट क्वेश्चन नहीं होता। आपको पता ही नहीं है इसका जवाब किस सफा नंबर पर है। आपको ये भी नहीं पता कि ये 15, 20, 25, 30 आप पेज पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके पास जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये 2 कंडीशन एचईसी ने वाजे की है कि आप टर्निटिन सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करेंगे और नंबर 2 आप ओपन बुक एग्जाम ले सकते हैं। और उसके साथ इस बात को इंश्योर करेगी हर यूनिवर्सिटी कि आपका बच्चा, आपका तालिब इल्म चीटिंग नहीं कर रहा। उसके लिए जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एमएलएम का सॉफ्टवेयर बना रखा है या उसको रेप्लिकेट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने जो एग्जाम ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये प्लीज। ये सॉफ्टवेयर ये करता है कि आपके पास एक पूरी विंडो, आपको एक लॉगिन मिलता है, एक पासवर्ड मिलता है। ऑनलाइन एग्जाम जैसे ही होता है, लॉगिन मिलता है, पासवर्ड मिलता है, आप उसके ऊपर लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन है कि आपके सिस्टम के अंदर अगर लैपटॉप है या वैसे आपके पास कैमरा होना चाहिए, आपको बराह रास्त मॉनिटर कर रहे होते हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा एक कंट्रोल रूम बना होता है जो हर स्टूडेंट को चेक कर रहा होता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उस सॉफ्टवेयर को एग्जिट करते हैं, कोई और विंडो खोलने की कोशिश करते हैं इंटरनेट की, अगर हाँ ठीक है, तो वो आप लॉग आउट हो जाएंगे। आप लॉग आउट हो जाएंगे, दोबारा लॉगिन नहीं पता चल जाए, लॉगिन होंगे लेकिन आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, यानी कि आप उसको कर नहीं सकते। अच्छा, दूसरा ये
उसमें जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन अगर आपने एक दफा उसको आप आगे चले गए, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है, आपने कहा 5 में बाद में चेक करता हूं, पहले मैं 6 को हल कर लूं, आप 6 पे गए तो वापस 5 पे नहीं आ सकते। अच्छा, ये भी कंडीशंस हैं। तो इसके तहत आपने वो उस एग्जाम्स के अंदर शिरकत करनी है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन सिमल जो आपने बात की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, इसमें भी स्टूडेंट्स बिल्कुल वाजे रखें कि कल एचईसी ने फिर कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग और कोई भी ऐसा मजमून जो लैब वर्क की सतह पर होता है उसका इम्तिहान ऑनलाइन नहीं होगा। कैटेगोरिकली कहा है यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी करवा भी नहीं सकती। नहीं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं करा सकती, एचईसी ने कैटेगोरिकली कह दिया। अब मैं एक चीज इस पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी, ये जितनी आपने स्ट्रिक्ट एक्शंस और ये तमाम रूल्स बताए हैं, एचईसी के बताए हैं, उसके मुताबिक तो अगर मैं इफ आई एम अ स्टूडेंट और मैं अपने आप को सोचूं तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूंगी मैं ऑनलाइन एग्जाम दूं। मैं यहाँ बैठ के एग्जाम देना प्रेफर करूंगी जहां पे शायद मैं अली को पोक करके ना पूछ लूं कि मुझे ये वाली हेडलाइन बता दो, ये कर दो। दैट इज मोर इजी। क्यों स्टूडेंट अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स की डिमांड? यहाँ पे ना सिमल और अकमल थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आई एम नॉट सेइंग कि वो चीटिंग करें, बट आप एक रिलैक्स्ड माहौल के अंदर बैठकर पेपर दे लो। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, वो ये बात कर लेते हैं कि देखें कोविड की वजह से ना सबको परेशानी हुई और वो स्टूडेंट्स जिनकी फिजिकल क्लासेस जो इस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, ऑनलाइन क्लासेस का ठीक है कॉन्सेप्ट आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से वो नहीं हो पाई। स्टूडेंट्स उतने बेहतर तरीके से चीजों को नहीं समझ पाए, सब्जेक्ट्स को नहीं समझ पाए। तो जो रिलैक्सेशन इसमें दी गई थी स्टूडेंट्स को, क्या कुछ दी गई थी? अच्छा, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मेरी बहुत सारे टीचर्स के साथ इस कोविड के दौरान उनकी क्लासेस मैंने खुद देखी भी सही जाके कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, और खुद टीचर्स ने भी रिपोर्ट्स की हमें, ठीक है, कि अच्छा स्टूडेंट्स जो हैं मोर देन 90% स्टूडेंट्स, ये मैं अभी सेफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, शायद इससे ज्यादा फिगर हो, जी, वो जब ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो वो अपनी वीडियो बंद कर देते हैं। ओके, अच्छा, जवाब क्या देते हैं? नहीं, जवाब ये देते हैं कि हमारे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है इस कदर के हम वीडियो के जरिए से अपने आप को प्रेजेंट करें या पूरा वो एग्जाम में भी प्रेफर करते हैं कि वीडियो बंद ही हो। अच्छा, नहीं एग्जाम में पास करते हैं। और दूसरा ये है कि वो ऑडियो पर होते हैं। अच्छा, जब ऑडियो पर होते हैं तो आप उसको म्यूट कर देते हैं। अब टीचर को नहीं पता कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, और बहुत दफा स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, और अभी अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हो तो उनको पता होगा कि उनको टीचर्स ने पकड़ा, कई दफा पकड़ा कि वो वीडियो से गायब हैं और है ही नहीं, क्लास ले ही नहीं रहे, बस ये पता है, शो हो रहा है विंडो के ऊपर कि ये स्टूडेंट इस रोल नंबर का ये क्लास ले रहा है। इस बिहेवियर को एग्जाम में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो अब बात ये है, एग्जाम के अंदर जो है, अब स्टूडेंट असल में पता क्या है, हर दो सिचुएशन में, चाहे फिजिकल एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, स्टूडेंट अगर ये समझ रहे हैं या उनके तसव्वुर में ये है कि उनको रिलीफ मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसकी वजह ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, और एचईसी ने कल भी दोबारा अपनी पॉलिसी को रिवाइज करते हुए ये कहा है कि हम, बल्कि दोहराया है उसको, कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम्स ले रही है तो उसका ऑनलाइन सिस्टम एचईसी चेक करेगा, ठीक है, कि एचईसी के पास इख्तियार है कि वो कैसे जो है वो इम्तिहानात ले रही है, और अगर वो सिस्टम क्या है जी, और वो तमाम क्राइटेरिया पर अगर पूरा उतरते होंगे तो ही वो एग्जाम्स एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। और मुझे अभी भी याद है शफकत महमूद साहब के पहले दिन का ट्वीट, जब उन्होंने ये कहा था कि एचईसी और वीसीज मीटिंग करेगी, लेकिन हम कोई ऐसा सिस्टम अप्रूव नहीं करेंगे जिससे स्टूडेंट्स को इजी ग्रेड्स मिल जाए या कोई रिलीफ। इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जांच पड़ताल होती है आपके एग्जामिनेशन सिस्टम के जरिए से कि आप एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। अगर इस सतह पर आके एचईसी ने किसी भी तरह से यूनिवर्सिटियों को ये रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत दी भी है, तो उसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। आप, यही वजह है कि सूबाई हुकूमतों के हाथ बंधे हुए हैं, वो फैसला नहीं कर सकते कि इम्तिहानात कैसे लें। अगर ये फैसला सियासी होता ना, तो अब तक चीफ मिनिस्टर्स जो हैं सूबों के वो कर चुके होते, लेकिन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट आई वुड जस्ट से कि स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, बी केयरफुल व्हाट यू डिमांड फॉर, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हो सकता है वो आपके हक में बेहतर ना हो। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, आप हमारे साथ मौजूद थे। बट लेट्स सी कि कौन सी यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन एग्जाम लेती है और वो किस क्राइटेरिया, लेकिन ऑब्वियसली एचईसी जो कहेगी उस देखिए ऑब्वियसली सारे तमाम तर फैसले यूनिवर्सिटीज को करने पड़ेंगे, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं इस चीज को देखूं तो जी लालच तो आ गया, लालच। एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं अली को जरा समझाती हूँ कि लालच नहीं करनी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि मेडिकल सिस्टम जिस तरह से इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, हम लोग बेहतर कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो रही है। अक्सर डॉक्टर्स मुझे आकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है जितना हम कहते हैं। मेडिसिन आसानी से मिल जाती हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स बहुत टैलेंटेड है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर बड़ा काम करते हैं। और ऐसे में आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूरो रिलेटेड है, न्यूरो एंड स्पाइन रिलेटेड, जिसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अपग्रेडेशन आ गई है, बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से हम देखा जी न्यूरो सर्जरी जो है मुश्किल रही है। टूटी और कटी हुई नसों को जोड़ना यकीनन एक पेचीदा अमल रहा है, क्योंकि इसमें मरीज की मुकम्मल बहाली के साथ साथ टूटी हुई नसों को जोड़ने से उसकी हसासियत की बहाली का भी ख्याल रखना पड़ता है। टूटी हुई नसों को जोड़ने के लिए 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब यकीनन हो रहा है और बायोमेडिकल का नया कारनामा है। इसको यकीनन कारनामा ही कहना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी मदद मिल रही है और ना सिर्फ डॉक्टर्स को मदद मिल रही है, पेशेंट का बहुत फायदा हो रहा है। पेशेंट का बहुत फायदा हो रहा है। स्पाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा आ जाता है, कोई ट्रॉमा आ जाता है और आपकी स्पाइन अगर डैमेज हो रही है तो इट कुड पैरालाइज यू, आपकी पूरी बॉडी को, अगर आप उसको सही तरह से ट्रीट ना कर सकें या ना करवा सकें। इसी पर हम बात करेंगे इस तमाम टॉपिक के ऊपर, ब्रेन इंसिडेंट्स जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और जिसके बाद फिर आगे क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं। डॉक्टर अनीला दरबार हमारे साथ मौजूद है, न्यूरोसर्जन है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। न्यूरो सर्जरी इज़ अ बिग थिंग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें आप बहुत सालों से काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि हम एज अ न्यूरो डिपार्टमेंट कहाँ स्टैंड करते हैं, कितनी एडवांसमेंट पाकिस्तान में यहाँ पर अवेलेबल है? अच्छा, ये बात बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में पता है कि न्यूरो सर्जरी पाकिस्तान में काफ़ी एडवांस्ड है। और जिस किस्म की टेक्नोलॉजीज हम बड़े अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको ख़ास करके माइक्रोस्कोप्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनफैक्ट हमारे पास ब्रेन के अंदर पहुंचने के लिए एक GPS सिस्टम भी होता है, जैसा कि आप रास्तों में इस्तेमाल करते हैं कि आपने लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, जो हमारा एक GPS सिस्टम होता है, इसी तरह हमारे पास एक ब्रेन का भी GPS सिस्टम है जो हमें गाइडेंस देता है कौन सी जगह डेंजरस है, कौन सी जगह सेफ है, आप वहां जाके कर सकते हैं। इसके अलावा जो है DBS यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप एक छोटा सा इलेक्ट्रोड अगर ब्रेन के अंदर लगा दें तो पार्किंसंस डिजीज यानी जिनको हाथों में या पाँव में रेशा वगैरह होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जितने भी बड़े अस्पताल है पाकिस्तान में, मैं ये बात बताना चाहूँगी कि उसमें न्यूरो सर्जरी बहुत एडवांस्ड है, इतनी ही एडवांस्ड है, ऑलमोस्ट क्लोज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल उतनी ही कटिंग एज है, बट आई वुड से डेफिनेटली क्लोज टू इट। डॉक्टर्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। जैसे आप मुख्तलिफ बीमारियों की बात कर रही थी और मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब जिसका मैं जिक्र भी करना चाहूँगी और आज हमारा टॉपिक भी इसी वजह से ये था न्यूरो का, कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो गया या आपके ब्रेन के ऊपर कोई इंजरी आई, सबसे पहले तो जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं उनको वो प्रोटोकॉल्स नहीं पता होते कि कैसे उसको हैंडल करना है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाकर क्या उस पेशेंट को हम मेडिकली बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो गया तो आप पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड हैं अनटिल अनलेस इट्स ट्रीटेड वेल एंड ट्रीटेड राइटली। जी अच्छा, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। आपका पहला हिस्सा है प्री हॉस्पिटल केयर। तो ये बात तो सच है कि प्री हॉस्पिटल केयर जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है, यानी हमारे पास ऐसी एम्बुलेंसेज अवेलेबल ही नहीं है जिसके अंदर पहले से ही प्री हॉस्पिटल केयर इस्तेमाल की जाए। हमारी एम्बुलेंसेज का ज़्यादातर काम जो होता है वो बेसिकली ट्रैवल करना होता है कि पेशेंट को एक जगह से उठाकर अस्पताल के अंदर ले आए। मगर अमन एम्बुलेंसेज सिर्फ एक अकेली एक ऐसी एम्बुलेंस है जिसके अंदर काफ़ी सहूलतें मौजूद थी, मगर अब तो खैर वो भी बंद हो गई हैं। मगर ये है कि जो बाकी एम्बुलेंसेज ऐसी नहीं है, तो प्री हॉस्पिटल केयर हमारे यहाँ डेफिनेटली लैकिंग है। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये था कि अगर इन लोगों को इस किस्म की गहरी चोट लगती है, ब्रेन के अंदर लगती है या स्पाइन के अंदर लगती है, तो उनका प्रोग्नोसिस क्या है, क्या वो बेहतर हो जाते हैं, क्या नहीं हो सकते। तो इसमें जो है वो
अगर हम ब्रेन से लेके चलें तो ब्रेन में काफी डैमेज होता है, कभी हड्डियां टूट जाती हैं, कभी ब्रेन के अंदर क्लॉट्स वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है। मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनका इलाज है और लोग ठीक भी हो जाते हैं। अगर खासकर आप यंग उम्र के लोग हैं, अगर आपकी एज कम है तो ठीक हो जाने के चांसेस काफी अच्छे रिकवरी होती है। इसमें सबसे बड़ा मसला जो मैं ये देखती हूँ कि हमारे मोटरसाइकिल वाले हेलमेट्स नहीं पहनते, मोटरसाइकिल से गिरते हैं और फिर उनको सर के अंदर ही चोटें लगती हैं। तो मैं पब्लिक एक मैसेज ये भी देना चाहूंगी कि अगर कभी आप आकर मेरे ऑपरेशन थिएटर में किसी का ब्रेन देख लें जो कि हेलमेट ना पहनने की वजह से हुआ है, तो लोग हमेशा सारी जिंदगी हेलमेट पहनेंगे। बिल्कुल जी, दूसरा सवाल था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को लेकर। अच्छा, मैम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे कि जो 3D प्रिंटर्स को अब हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है नसों को जोड़ने के हवाले से, खास तौर पे न्यूरो सर्जन्स को अभी तक आप लोगों ने ये अडॉप्ट किया तरीकाकार, आप लोग कितना इससे फैसिनेट हुए हैं या कितना फायदेमंद हो सकता है ये इस सर्जरी में? जी देखिए, बाहर के मुल्कों में तो 3D प्रिंटिंग अब बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। और जैसे मैंने एक तो इसका बहुत अच्छा यूज है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद अगर आपकी हड्डियां टूट जाती हैं तो आप अपना टूटा हुआ स्कल 3D प्रिंटर से वैसा ही बना सकते हैं जैसा आपका ओरिजिनल था। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा ये होता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि खून की शरियानों को जोड़ने के लिए जो 3D प्रिंटिंग यूज हो रही है वो वेस्टर्न मुल्कों में तो बहुत ज्यादा यूज होती है, ऑलमोस्ट हर केसेस में इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल सही। और उसका फायदा ये होता है कि हम ऑपरेशन से पहले जो है ना, हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि कौन सी नसों को किस तरीके से जोड़ना है और कहाँ जोड़ना है। तो हमारे दिमाग में ये जो 3D प्रिंटर हमारे सामने होता है वो हमारे दिमाग में भी बिल्कुल उसी तरीके का होता है। तो सर्जरी करना जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही, सर्जरी करना बहुत आसान हो जाता है और इजीली आप राइट पॉइंट पर राइटली उसको परफॉर्म भी कर सकती हैं सर्जरी में। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिला फॉर बीइंग विद अस। पाकिस्तान इज माशाल्लाह एन एडवांस कंट्री। ऐसे एडवांसमेंट्स आ गई कि बंदा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन माशाल्लाह कहना चाहिए और बेहतरी आनी चाहिए। इसी के साथ टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, लेकिन जाते जाते मैं एक खबर जरूर डिस्कस करना चाहूंगी जो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हाउस की जो गाड़ी में उनका पेट कुत्ता जो है वो सवार था और पुलिस मोबाइल के प्रोटोकॉल में ये गाड़ी चल रही थी और इसकी वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी। लेकिन मुझे वो तहलका समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने कह दिया एक दफा कि मेरी फैमिली इसमें ट्रैवल कर रही थी और जाहिर है बहुत से लोगों को शौक होता है, वो अपने पेट्स को भी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर I have 2 dogs at my home, लोग अपनी बिल्लियों को भी गाड़ी में लेके जाते हैं। सबसे पहले उसको हेलो करती हूँ, फिर घर के अंदर जाती हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि फैमिली कार थी और फैमिली के लिए प्रोटोकॉल था, सिर्फ स्पेशल कुत्ते के लिए नहीं था, तो मतलब इस बात को फिर इतना ज्यादा हाइप देने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल है। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है ना, फिर लोगों को रोक नहीं सकते, वो मीम्स भी बना रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे, शुगल भी लगा रहे थे, सीरियसली भी बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये नुक्ता जरूर अगर उठाया ना कोई चाहे तो उठाया जा सकता है कि प्रोटोकॉल की मुखालफत ये लोग करते थे, तो अब फैमिलीज के लिए भी अगर प्रोटोकॉल मिल रहा है तो इस बात पर तनकीद जरूर की जा सकती है। कुत्ते को प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, फैमिली को मिल रहा है, लेकिन फैमिली को आप कहते थे जी कि हम भी नहीं लेंगे प्रोटोकॉल, लेकिन फैमिलीज को भी मिल रहा है। इससे पहले कि हमें डांट पड़ जाए कि हम बात करे जा रहे हैं, आपसे इजाजत लेना है। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। टाइम हमारा बिल्कुल खत्म। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।